चलिए जल्दी से चैप्टर नंबर 11। ये 6 से 8 मार्क्स, 8 मार्क्स के आने के पूरे पूरे चांसेस इसके अंदर। क्यों? इसके रीजन है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास अच्छे दो स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। SQC 1 के ऊपर एक आधा MCQ आने के चांसेस हैं, तो हाई चांसेस है 4 नंबर का क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड से आ जाएगा, 2 नंबर का MCQ आ जाएगा, या फिर 2-4 नंबर के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, मर्ज क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, 6 नंबर का एक अकेला क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और 2 नंबर का MCQ देखने को भी मिल सकता है। तो क्योंकि MCQ वाले पॉइंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं ठीक ठाक, और कहीं ना कहीं हमारे चैप्टर के अंदर काफी सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी हैं जो उसको इंपॉर्टेंट बनाते हैं। और 220 के अंदर तो एक ही बड़ा क्वेश्चन है, उसके अंदर एक ही टॉपिक है जो हमारा एलिमेंट्स होता है, उस एलिमेंट्स की ही बात होगी। एलिमेंट्स के अंदर हर किसी एलिमेंट के अंदर क्या है, अराउंड आपको मिलेंगे कि 4-4 5-5 पॉइंट्स हैं, तो वो अपने आप में पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। वही SQC 1 में इंपॉर्टेंट है, वही हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट है, ऐसे 220 के अंदर इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देता हूँ क्या। SQC 1 के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो आपके लिए ओवरऑल इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, बिकॉज SQC 1 हमारे ऊपर डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब है हमारे पास स्टैंडर्ड, बिल्कुल है, लगता है हर जगह पे लगता है, लेकिन हमारा जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड हमारे ऊपर एप्लीकेबल होता है एज अ CA, और हमने जो करना होता है वो हमारे पर लगता है ऐसे 220, जिसके अंदर हमारे कहीं ना कहीं SQC 1 की गाइडलाइंस प्रॉपर प्रोवाइड होती है, तो मतलब दोनों साथ में चलते हैं। ठीक है, तो एस जो हमारा 220 के ऐसे है, 220 के ऐसे के अंदर हमारे को जो याद रखना है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन परस्पेक्टिव ऑफ लर्निंग एंड राइटिंग। ठीक है, तो लर्न और राइट करने के लिए हम 220 को यूज करेंगे, समझने के लिए हम किसको यूज करेंगे, SQC 1 को यूज करेंगे, क्योंकि दोनों के अंदर बिल्कुल सिमिलर बात करी है। दोनों के अंदर एक ही क्वेश्चन दिया है एलिमेंट का। तो जो एलिमेंट्स है वो 5 है, लीडरशिप हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, एंगेजमेंट पार्टनर हो गया, वही वाले। अगर वो जो 5 हैं उन पांचों में से एक, अब जैसे लीडरशिप है उसके 4 पॉइंट्स बनते हैं, जो अपना एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूटी वाला है उसके 4 पॉइंट्स बनते हैं, मॉनिटरिंग के अच्छे 4 पॉइंट्स बनते हैं। तो अब इनके ऊपर आपके ऊपर पूरा क्वेश्चन आने के चांसेस तो मुझे लगता है 10% भी नहीं है, पर हाँ किसी एक पॉइंट के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। इधर इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इधर इट्स अ लीडरशिप और मॉनिटरिंग, ये इसके बारे में ऑडिटर क्या करता है इस पर ऐसे 220 का आप हमें बता दो। छोटी मोटी सिचुएशन क्रिएट करके नीचे आपके साथ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, वरना 2-3 लाइन का क्वेश्चन भी आराम से बन सकता है। तो वहां पे ध्यान रखेंगे कि SQC 1 को सिर्फ समझने के लिए यूज करना है, ताकि आप लोगों के पास लिखने के लिए एक होलसम नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ भाई उसके अंदर आता क्या है। लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट्स यूज करने के लिए किसका यूज करेंगे, हम ऐसे 220 का यूज करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, चलो। तो हमारा जो ये टॉपिक है इसके अंदर हमारा क्या है, सबसे पहले हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, हमारे पास दो रहते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड हमारे पास आता है कि हमें अगर जो इंडिपेंडेंट रहना है तो हमारे को माइंड से भी इंडिपेंडेंट रहना है और हमारे को अपीयरेंस से भी, मतलब हमें खुद भी लगना चाहिए कि हाँ हम इंडिपेंडेंट होकर काम किया हमने, और सामने से क्या है, सामने वाले को थर्ड पार्टी को कभी भी देख के हमारे से ऐसी फील नहीं आनी चाहिए कि नहीं यार ये तो बायस होगा, या तो इसने सही तरीके से काम नहीं किया, इसका कोई इसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व लग रहा है। मतलब मेरी अपीयरेंस में भी कभी भी इंडिपेंडेंस नहीं जानी चाहिए। मतलब मेरे मैं खुद के लिए भी इंडिपेंडेंट हूँ और सामने वाले के लिए भी मुझे उन लोगों को लगना चाहिए मैंने इंडिपेंडेंट होकर क्या किया होगा, ऑडिट किया होगा, उसे बोलते हैं ऑडिटर्स की इंडिपेंडेंस होना। मतलब आप ओवरऑल इंडिपेंडेंट होने चाहिए हो। इसके अंदर हमारे पास बहुत अच्छे 3 स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं, SA 210, SA 220 और SQC 1। तो 3 स्टैंडर्ड्स हमारे पास यूज होंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऐसा एक क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन आएगा, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, कि भाई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस कौन कौन से होते हैं। मुझे लगता है हाईली चांसेस है इसका MCQ में आने का, रेदर देन इसको क्वेश्चन के अंदर टारगेट करने का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पक्का नहीं आएगा क्वेश्चन के अंदर, बट मैं बोल रहा हूँ हाई चांसेस ऑफ MCQs रेदर देन क्वेश्चन। तो प्लीज इसको अच्छे तरीके से याद करके चलें, कहीं ना कहीं तो फंसेगा। ठीक है, तो नीचे पढ़ेंगे इसके बारे में, पर फिर भी थ्रेट कौन कौन से होते हैं हमारे पास। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होता है। इंडिपेंडेंस पे कौन कौन से थ्रेट है पूछ रहा है, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस बता दीजिए। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होता है हमारे पास, सेल्फ रिव्यू होता है, एडवोकेसी होता है, फेमिलियरिटी होता है और इंटीमिडेशन थ्रेट होता है हमारे पास। ये 5 थ्रेट दिल से लर्न कर लेना, मतलब पेपर के अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, वरना किसी ना किसी आंसर के अंदर डेफिनेटली फॉल कर जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सेल्फ इंटरेस्ट रहता है जहां पे मेरा इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा। सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, मैं कंपनी का पहले मेंबर हूं, आज मुझे उसी का ऑडिट करना है, खुद का काम चेक करना है, तो रिव्यू हो गया। एडवोकेसी थ्रेट है, इसके बारे में पढ़ेंगे नीचे जाके। फेमिलियरिटी थ्रेट है कि मेरा कोई पर्सनल फैमिली इन्वॉल्व है, और इंटीमिडेशन थ्रेट्स है जिसके अंदर मुझे क्या बोला जा रहा है, कहीं ना कहीं दबदबा दिया जा रहा है कि तेरे को फीस कम कर देंगे अगर तूने ऑडिट गलत किया या ऐसा कुछ करा, तो मेरे लिए इंटीमिडेशन है, मतलब मुझे प्रेशर बनाया जा रहा है। ठीक है ना। एडवोकेसी होता है बेसिकली मैं खुद ही प्रमोट कर रहा हूँ उस कंपनी को, शेयर को चाह रहा हूँ कि हाँ भाई कंपनी बढ़े ताकि मेरा शेयर बढ़े, तो वो कौन सा हो जाता है, एडवोकेसी थ्रेट हो जाता है। मतलब मैंने उसकी मार्केटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है कंपनी की, तो वो वाला काम भी आपको नहीं करना है। तो ये क्या है, सारी मेरी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है। नीचे एक बार इसको आएगा तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। जितना जितना मैंने मार्क कर रखा है, ये पिंक लाइंस जो है, इतना इतना आप लोगों ने मार्क करके चलना है। आप साथ में बुक खोल लो, यही आपके लिए कीवर्ड्स हैं, इतना आपको लिखना है, ये वाला वर्ड आपको मिस नहीं करना है, बस ध्यान रखना। ठीक है, चलो। मीनिंग ऑफ एथिक्स हमारा कुछ नहीं है वैसे। एथिक्स मींस होता है मॉरल प्रिंसिपल हो गया, हमारा ओवरऑल कल्चर ऑफ द एथिक्स हो गया। ठीक है, द एथिक्स द साइंस ऑफ द
मॉरल्स इन द ह्यूमन कंडक्ट, तो कहीं ना कहीं हमारे जो मॉरल्स बोलते हैं वो क्या है, हमारे लिए एथिक्स है, और एथिक्स हमारे को ये बोलता है कि आपको प्रॉपर एथिकली रह के ही ऑडिट करना होता है। तो जो मैंने क्रॉस कर रखे हैं वो सारे क्रॉस हैं, उसके ऊपर दोबारा नहीं जाना है, वो बस समझने के लिए टॉपिक्स थे, वो हम पहले समझ चुके हैं। अब जो याद करने वाले टॉपिक्स हैं सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना है। यहाँ पे रीड लिखा हुआ है, रीड का क्या है कि प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच वर्सेस रूल बेस्ड अप्रोच क्या होती है एथिक्स की। इसका क्योंकि टेस्ट योर नॉलेज के अंदर क्वेश्चन है, मैंने इसलिए इसके ऊपर रीड लिख दिया। मुझे नहीं लगता ये आना चाहिए, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच क्या होती है? प्रिंसिपल बेस्ड का मतलब होता है कि आप प्रोफेशनल जजमेंट लगा रहे हो, प्रॉपर स्किल से काम कर रहे हो, प्रॉपर एथिक्स को अपने एथिक्स के बेसिस पे काम कर रहे हो, मतलब आप मॉरल अच्छे एथिकल होके काम कर रहे हैं अपनी प्रोफेशनल नॉलेज स्किल एंड एक्सपर्टीज के साथ। उसका मतलब है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच से काम करना। और रूल बेस्ड अप्रोच का क्या मतलब है? वो क्लियरली जैसे रूल्स बता रहे हैं वैसे काम कर रहे हैं, उसके अंदर अगर आपके एथिक्स ओवरलुक हो भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो एक रिजिड रूल का एक स्ट्रक्चर है, आपको उसी के अंदर रह के काम करना है। जैसे हमने वहां पे फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ा था, याद है ना, कि हमारा जो फेयर प्रेजेंटेशन होता है, कंप्लायंस होता है, तो कंप्लायंस में जैसा है वैसा, और फेयर प्रेजेंटेशन में ट्रू एंड फेयर के लिए आप एक्स्ट्रा कुछ दे रहे हो, तो वही वाली बात है कि आप अपने एथिकली रह के आपको जो बेटर लग रहा है, आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको जो लग रहा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, आप वैसा कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल बेस पे चल रहे हैं। और अगर आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो रूल बोल रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो हो सकता है उसके अंदर एथिक्स वगैरह थोड़े बहुत ओवरलुक हो भी जाए, तो वो क्या बनेगी हमारे लिए, रूल बेस्ड अप्रोच बनेगी। तो बस इतना ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद ये भी रीड है क्या, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, यही 5 हमारे पास है, याद कर लेना, एक बार ही पढ़ लेना बस। कौन कौन से होते हैं हमारे पास? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। ये मेरे क्या है? ये मेरे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो मेरे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं? मेरे को 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। पेपर में आने के चांसेस हैं बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी क्या हो, पता होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आने वाले टाइम पे काम आएंगे। ठीक है, तो क्या क्या है? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्लीज याद कर लेना, द्वारा द्वारा नहीं आएगा ये टाइम। ठीक है ना, इंटीग्रिटी हो गया, ऑब्जेक्टिविटी हो गया, प्रोफेशनल ड्यू एंड केयर हो गया, उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया और प्रोफेशनल बिहेवियर हो गया। ठीक है, तो ये वाले क्या करने हैं, हमारे को लर्न करने हैं इसी तरीके से अच्छे से। क्या इसके अंदर जाना है? इसके अंदर नहीं जाना है, बस एक एक वर्ड फिर भी पता होना चाहिए। बाई चांस क्वेश्चन आ गया और लिखने को बोल दें कि इंटीग्रिटी क्या होता है, तो इंटीग्रिटी में आपने क्या लिखना है कि यहाँ पे बंदा जो होता है ऑडिटर होता है वो कौन होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट होता है। इंटीग्रिटी का मतलब है आप ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, फेयर डील कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे तरीके से कर रहे हैं जैसे होना चाहिए, मतलब ट्रुथफुलनेस है प्रॉपर आपके काम में। ठीक है, तो आप वो वाला, इसका मतलब क्या हो गया कि आप कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जैसी होनी चाहिए, सटीक। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से वर्ड आ गए? स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, ऑनेस्ट, फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस। इतने 4 वर्ड्स लिख दोगे तो इंटीग्रिटी का मतलब समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद सर, उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी के अंदर क्या है? ऑब्जेक्टिविटी के अंदर यही है कि आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, मतलब आप बायस नहीं होने चाहिए हो, आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किसी और के ऊपर। इसका मतलब होता है कि आप ऑब्जेक्टिवली काम कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा यहाँ पे? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, बायसनेस हो गया और अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया। ये 3 वर्ड लिख दोगे तो ऑब्जेक्टिविटी हो जाएगी क्लियर। फिर प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि आपको अपनी स्किल, आपको अपनी नॉलेज को क्या करके चलना है, मेंटेन करके चलना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोलो मेरे को इसमें मैं थोड़ी सी ज्यादा नॉलेज, इसमें कम है, नहीं, आपको ट्राई करना है कि आपको स्किलफुल रहना है, क्योंकि ऑडिट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ एरियाज यूज होते हैं। तो ट्राई टू लर्न, ट्राई टू मैक्सिमाइज योर नॉलेज, अपना स्किल बढ़ाइए। ठीक है, तो आपको कंपिटेंट, फुली कंपिटेंट प्रोफेशनल बनने की जरूरत है, और आपको सारा काम जो करना है वो एक्ट क्या करना है, डिजिडेंटली आपको काम करना है। ठीक है ना, आपको कोई भी ऐसे नेग्लिजेंस वगैरह नहीं करनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है टीपीई। टीपी का मतलब होता है आपको प्रॉपर एप्लीकेबल क्या करने पड़ेंगे, टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। मतलब आपको टेक्निकली भी ध्यान में रखना है, प्रोफेशनली भी ध्यान में रखना है, और एथिकली भी ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। ये 3 वर्ड ओवरऑल सब कुछ कंप्लीट कर देते हैं। तो इसका मतलब होता है प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। उसके बाद आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। ये हम सबको पता है कि हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ती है कॉन्फिडेंशियलिटी की। इन्फॉर्मेशन आपके पास जैसी भी होती है आपको स्टोर करके चलनी है। बहुत जरूरी हो तो आपको लगता है शेयर करनी चाहिए तो एक्सट्रैक्ट बेसिस पे शेयर कर दीजिए, या फिर कोई लॉ वगैरह बोल रहा है तब शेयर करेंगे, वरना आपको शेयर करने की भी जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी को आपको मेंटेन करके चलना है। उसके बाद प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब होता है कि आपने सारा कंप्लाई करना है, कोई भी नॉन कंप्लायंस नहीं करना है, आपको प्रॉपर कंप्लायंस करना है विद द रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस, और अवॉइड करना है एनी कंडक्ट। कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो प्रोफेशन को क्या करे, डिसरिगार्ड करे या डिस्क्रीट करे, नीचे की तरफ लेके जाए, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखना है प्रोफेशनल का, और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए चलना है। प्रोफेशनल बिहेवियर के अंदर ही आ जाते हैं सारे के सारे। प्रोफेशनल बिहेवियर है मेरा, मैं इंटीग्रिटी से काम कर रहा हूँ, मैं प्रोफेशनल ड्यू केयर से काम करूँ, ये क्या, ये मेरा प्रोफेशनल बिहेवियर है। ठीक है, तो ये हमारे 5 कौन से पॉइंट थे फंडामेंटल्स वाले। चलिए, उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर्स। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर्स के अंदर कुछ नहीं है। इंडिपेंडेंस हमने ऊपर पढ़ लिया था कि माइंड से होनी चाहिए, एज वेल एज हमारे पर्सनल कैरेक्टर के अंदर होनी चाहिए, ताकि सामने वाले को भी नजर आए कि हाँ यार बंदा कैरेक्टरली बिल्कुल सही है, बंदा बिल्कुल भी बायस नहीं होता है। मतलब सामने वाले को देख के भी ये वाली वाइब आनी चाहिए हमसे, और कहीं ना कहीं हमारी इंडिपेंडेंस सामने वाले को भी दिखे, और मेरे माइंड को भी पता हो कि मैंने जो काम किया है वो इंडिपेंडेंट होकर काम किया है।
फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, यही है स्टेट ऑफ माइंड में होनी चाहिए आपकी बिल्कुल, विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय द इन्फ्लुएंसेस। आपको इन्फ्लुएंसेस वगैरह से कोई भी इफेक्ट नहीं होना है, ना तो आपको कोई इंटरेस्ट दिखाए तो आपको इन्वॉल्व होना है, ना ही आपको कोई बोले कि हाँ मेरी मार्केटिंग कर दे मैं शेयर दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपने इंडिपेंडेंट ऑडिट करना है। बहुत सारी लोग हैं जो आपकी बैलेंस शीट के ऊपर, आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है उसके ऊपर भरोसा करके बैठे होंगे, राइट? तो आपको वो ध्यान में रखते हुए ऑडिट को बिल्कुल सही तरीके से करना है। एक्ट विद इंटीग्रिटी, एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। देखो जो वर्ड है ट्राई करना, उसमें से कुछ कुछ वर्ड भी याद रह जाए ना, तो मतलब आपका आंसर थोड़ा सा क्या हो जाता है, जानदार हो जाता है। ऐसा नहीं है आप इसे खुद नहीं बना सकते, बट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको लिखने से आपके आंसर में वजन आता है, तो ये वही वर्ड्स हैं। आपको ट्राई करने हैं कि आपको इंटीग्रिटी रहनी है, ऑनेस्ट रहना है चाहे कुछ हो जाए, एक्सरसाइज करनी है ऑब्जेक्टिविटी, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना है, और प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मतलब प्रॉपर अलर्ट होकर काम करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, कोई भी नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब क्या है, ठीक है ना, आपको क्या करना है, द अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस दैट आर सो सिग्निफिकेंट। आपको अवॉइडेंस नहीं करनी है कोई भी फैक्ट और सर्कमस्टांसेस की जो आपको लगता है सिग्निफिकेंट है, जो आपको लगता है इन्फॉर्म होने चाहिए, थर्ड पार्टी को पता होने चाहिए, बताने चाहिए। आपको उनको इग्नोर करके नहीं चलना है, ठीक है? आपको सबके लिए काम करना है, अपने अकेले के लिए काम नहीं करना है। और प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, आपको कहीं से भी क्या नहीं करनी है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। देखो वही वर्ड्स है, ऐसा नहीं है कुछ नया आ रहा है। देखो ये तीनों वर्ड्स यहाँ पे भी आगे, आपको कहीं से भी क्या नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ही इज हिमसेल्फ सेटिस्फाइड अबाउट हिज इंडिपेंडेंस। आपको खुद के अंदर से सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, एंड नो अनबायस्ड पर्सन, कोई अनबायस्डनेस नहीं लेके आनी चाहिए आपको अंदर से, तब जाके आपका ऑडिट क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑडिट कहलाए। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 ही था जो मैंने ऊपर भी लिखा था, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ उसका, ठीक है? तो ये क्या है, हमारा थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है। थ्रेट टू इंडिपेंडेंस के अंदर क्या है, हमारा थ्रेट टू, हमारे पास 5 तरह की होती है। कौन कौन सी? हमारे पास सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स है, उसके बाद सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स है, एडवोकेसी है, फिर और नीचे चलेंगे। तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स कौन सा है? देखो जो मैंने वर्ड मार्क कर रहे हैं, एटलीस्ट उनके अंदर से 3-4 पॉइंट उठा लेना। एक 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स बता दो कौन से होते हैं, ठीक है? या फिर कोई सिचुएशन दे देंगे, उसके अंदर रिव्यू लग रहा होगा या इंटरेस्ट लग रहा होगा, बाकी लिखेंगे उसके आगे और एग्जांपल दे दीजिए हमारे को। तो इस तरीके से आ सकता है। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? आपका कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट का इन्वॉल्व होना, फाइनेंशियल इंटरेस्ट की इन्वॉल्वमेंट है ऑडिट के आपके क्लाइंट के अंदर, तो इसका मतलब आपका क्या बनता है, सेल्फ इंटरेस्ट रेट बनता है। पहले नंबर पे कैसे एग्जांपल कैसे हो सकते हैं? आपका डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो सकता है उसके अंदर, या फिर आपका सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो सकता है उसके अंदर, या फिर लोन और गारंटीज ले रखे आपने टू और फ्रॉम द कंसर्न क्लाइंट, या तो आपने दे रखा है लोन अपने ऑडिट क्लाइंट को, या आपने उससे लोन ले रखा है, ठीक है? या फिर आपने क्या करके आपकी अनड्यू डिपेंडेंस क्लाइंट की फीस के ऊपर है, कि अभी जो फीस है उसी के ऊपर आपको सारा कंसर्न है। फीस आपकी बढ़ेगी तभी जब ये बढ़ेगा, तो उसके बेसिस पर अगर आपका काम है तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट रहेगा। क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है आपका क्लाइंट के साथ, आपको लगता है बहुत ही यार सगा है तो मेरा, या फिर पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट, आपको लगता है यार मैं क्लाइंट ही इसके, मैं यही बंदा है मेरे पास, और तो मेरे पास बंदा ही नहीं है, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट आपकी वहीं पे है उस क्लाइंट के अंदर। और कंटिजेंट फीस ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, या फिर आपकी फीस कंटिजेंटली उस पर डिपेंड करती है। इसके अंदर से आप कोई भी 3 या 4 पॉइंट उठा के याद कर लो। मेनली डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व, क्योंकि डायरेक्टली आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, मतलब आपने 20% का पार्टनर बन बैठे हो, या फिर सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है, ठीक है? या फिर लोन और गारंटी दे या ले रखी है। उसके अलावा क्लोज बिजनेस का रिलेशनशिप है, या फिर आपके पास कंटिजेंट फीस आपकी ऑडिट एंगेजमेंट की उसके काम पे डिपेंड करती है। तो ये सारा क्या हो जाएगा, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो जाएगा। फिर आता है सेल्फ रिव्यू। अब सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट होता है कि आपने रिव्यू करनी है एनी जजमेंट, आपने अपना ही काम करना है, क्या करना हो, रिव्यू करना हो। तो जब आपको अपना ही काम रिव्यू करना पड़ता है, तो आप यूजुअली उसके अंदर से गलतियां नहीं निकालते, वही वाला थ्रेट यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है? और कंक्लूजन रीच इन द प्रीवियस ऑडिट, कोई प्रीवियस ऑडिट वगैरह में अगर आपने कोई कंक्लूजन वगैरह पे रीच करे थे, और मैंने मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम बस प्रीवियसली डायरेक्टर, तो क्या कह रहा है, मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम, जो ऑडिट टीम का मेंबर है वो प्रीवियसली इसी कंपनी का क्या था, डायरेक्टर था या सीनियर एम्प्लॉय था। अगर आप किसी कंपनी के पहले डायरेक्टर या सीनियर एम्प्लॉय रहे हो, उसके बाद आप छोड़ के ऑडिट फॉर्म ज्वाइन करते हो और आप उसी कंपनी का ऑडिट ले लेते हो, फिर उसमें जो आपने काम किया वो आप ही के काम को दोबारा देखना हो गया, तो अगर आपने ऐसा कुछ करा है तो उसके अंदर आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेड रहता है। आपको वो काम के अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने वो काम खुद किया, तो आप खुद का काम खुद ना चेक करें, ठीक है? इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑडिट सर्विसेज नहीं आती, नॉन ऑडिट सर्विसेज भी आती हैं, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, मैनेजमेंट सर्विसेज होगी, इंटरनल ऑडिट हो गया, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस होगी, तो कोई भी सर्विसेज उसके अंदर हो सकती है, ऑडिट भी और नॉन ऑडिट भी। तो किसी के अंदर भी आपने प्रोवाइड करा, उसके अंदर आप चेक करते हो, तो कहीं ना कहीं सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स रहता ही रहता है। तो फिर कौन-कौन से कैसे एग्जांपल हो सकते हैं इसके अंदर? पहले वाला वही, व्हेन एन ऑडिटर हैविंग रिसेंटली बीन अ डायरेक्टर और द सीनियर ऑफिसर ऑफ द कंपनी। आप अभी-अभी ऑडिटर बने हो, पिछले साल आप किसी कंपनी के क्या थे, डायरेक्टर थे या सीनियर ऑडिटर थे, और आपने उसी कंपनी का ऑडिट ले लिया। और दूसरा, व्हेन ऑडिटर परफॉर्म सर्विसेज दैट आर देमसेल्फ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऑडिटर, आपने ऑडिटर ने परफॉर्म करे सर्विसेज जो कहीं न कहीं अपने आप में ही क्या है, सो कहीं न कहीं सब्जेक्ट मैटर है, मतलब कहीं न कहीं सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। मतलब आपने ही क्या करी, पहले इंटरनल ऑडिट की सर्विसेज दी, आपने एडवाइजरी की सर्विस दी, आपने मैनेजमेंट सर्विसेज दे दी, नॉन ऑडिट सर्विसेज दी, फिर कल चेक करने आ गए उन्हीं को एज एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनके, तो फिर तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आपने जो प्रोवाइड करा है वो आप उसमें अंदर कभी भी गलतियां नहीं निकालोगे।
फिर उसके बाद आता है एडवोकेसी थ्रेट्स। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू इसके अंदर थोड़ा सा भी टेढ़ा दिया और आपसे पूछा तो इसको समझ के चलना, पहले देखना एडवोकेसी तो नहीं लग रहा, फिर बाकियों पे जाना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि थोड़े बहुत इंटरेस्ट का नाम दे दे, कुछ नाम दे दे, लेकिन ध्यान रखना उसका एसेंस कहीं ना कहीं एडवोकेसी से तो नहीं आ रहा। कंफ्यूज करने के लिए एडवोकेसी पे एमसीक्यू बन सकता है और वो तंग करेगा, और कोई थ्रेट लग रहा होगा और एडवोकेसी होगा वो, तो पहले एडवोकेसी को सोचना, अगर ये नहीं है फिर सोचना कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो एडवोकेसी का मतलब क्या है? एडवोकेसी से आकर मैं ऑडिटर प्रमोट्स, ऑडिटर क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है क्लाइंट का ओपिनियन। कहीं ना कहीं क्लाइंट जो करना चाह रहा है, जो क्लाइंट का बिजनेस का उन्होंने विजन बनाया, मिशन है, उसको प्रमोट कर रहा है ताकि सामने वाला बिलीव करे, चाह रहा है वो कि लोग माने कि हाँ यार कंपनी ऐसा करेगी, बहुत बड़ी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ऑडिटर की प्रमोशन, ऑडिटर प्रमोट कर रहा है उस कंपनी को, तो उससे क्या होती है? उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ठीक है, तो आपको ऊपर बताया गया था सबसे पहले कि आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में क्या आता है कि आपको अपनी ऑब्जेक्टिविटी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना है, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? वही वाला काम कर रहे हो अगर, तो वो कौन सा होता है? एडवोकेसी थ्रेट होता है। ठीक है, और इसमें डिपेंड ऑडिटर डील विद द शेयर्स और द सिक्योरिटीज ऑफ द ऑडिटेड कंपनी। तो कहीं ना कहीं जब ऑडिटर क्या कर रहा है? डील कर रहा है विद द शेयर्स के साथ, डील कर रहा है उनकी सिक्योरिटीज के साथ, डील कर रहा है, उसको पता है कि भाई मेरे को शेयर बढ़ाना पड़ेगा, तो मुझे ही उसकी प्रमोट करना पड़ेगा, मुझे उसकी रिपोर्ट अच्छी देनी पड़ेगी, तभी जाके कंपनी के शेयर्स बढ़ेंगे। अगर ऐसा काम कर रहे हो तो आपको लेके आए वो एडवोकेसी थ्रेट है, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हो कहीं न कहीं। और बिकम द क्लाइंट्स एडवोकेट इन लिटिगेशन थर्ड पार्टी, आप क्लाइंट के एडवोकेट बन गए कोई लिटिगेशन और थर्ड पार्टी केस में, तो आप कभी भी क्या नहीं करोगे? सही का साथ नहीं दोगे। अगर क्लाइंट, आपको पता है क्लाइंट कुछ भी जो भी कर रहा है, क्लाइंट आपको उसे हारने नहीं देना है, तो फिर आप ऐसा कुछ करोगे तो कहीं न कहीं आप कहीं न कहीं बायस होके काम करोगे, आपकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ठीक है ना? आपने कोई शैंपेनिंग के कॉजेज़ ले रखे हैं या फिर आपने कोई बैकिंग कर रखी है, मतलब आप कहीं न कहीं उनको बढ़ाने के लिए काम कर रहे हो, उनका उनको अब उनकी कंपनी को आप राइज़ करने के लिए अगर कुछ कर रहे हो ऐसा, तो वो भी आपने नहीं करना है। आपने प्रॉपर तरीके से ऑब्जेक्टिविटी से काम काम करना है, इन्फ्लुएंस होके काम नहीं करना है। फिर आता है फ़ैमिलियरिटी। फ़ैमिलियरिटी का मतलब क्या है? फ़ैमिलियरिटी का मतलब है आपका कहीं न कहीं कोई न कोई रिलेशनशिप इन्वॉल्व्ड है आपके ऑडिट क्लाइंट के साथ। आप क्लाइंट के साथ का हो, किसी न किसी रिलेशनशिप में हो, या आपका नहीं तो आपकी कोई फैमिली मेंबर वहाँ पे कोई काम करता है, कोई ना कोई ऐसा है जो उस कंपनी में है, या फिर आपका किसी तरीके से फैमिली इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। तो क्लोज रिलेटिव ऑफ द ऑडिट टीम वर्किंग इन द सीनियर पोजीशन इन द क्लाइंट कंपनी। अब ऐसा भी हो सकता है क्लोज रिलेटिव ऑडिट टीम का वहाँ पे काम कर रहा हो, या फिर फॉर्मर पार्टनर ऑफ द ऑडिट फर्म। आपका फॉर्मर पार्टनर ऑफ द ऑडिट फर्म जो है, अभी जो मैं पार्टनर हूँ, पहले मैं इस कंपनी के अंदर डायरेक्टर था, ये ऐसा भी हो सकता है। फिर उसका लॉन्ग एसोसिएशन भी हो सकती है, स्पेसिफिक ऑडिटर एंड स्पेसिफिक, तो आपकी बहुत ज्यादा एसोसिएशन हो गई क्लाइंट के साथ में। तभी आपको याद होगा रोटेशन का कंसेप्ट आया था, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा, तो कंपनीज एक्ट में रोटेशन ऑफ द ऑडिटर का कंसेप्ट होता था। वो इसीलिए होता था यस। क्यों? क्योंकि आपकी लॉन्ग एसोसिएशन नहीं होने देना चाहते थे वो, क्योंकि लॉन्ग एसोसिएशन हो जाएगी, आप 5-7 साल से किसी के साथ हो, तो आप फिर क्या कर लोगे? उसके बिजनेस को इतना समझ लोगे कि फिर आप उसके अंदर आप क्या हो जाओगे? थोड़े फेमिलियर हो जाओगे। तो इसीलिए हमेशा रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कंसेप्ट आया था, जिसने बोला कि हाँ भाई इतने पीरियड के बाद आपको क्या लेना चाहिए? कूलिंग ऑफ का पीरियड होना चाहिए, मतलब आप एक दूसरे के साथ कोई टच में नहीं रहेंगे। दैट्स व्हाई जो वो किसकी वजह से आया था? वो फेमिलियरिटी थ्रेट की वजह से आया था। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ द सिग्निफिकेंट गिफ्ट और हॉस्पिटैलिटी। आप लोग क्या करने लग गए हैं? एक दूसरे को गिफ्ट देने लग गए हैं, दिवाली पे बहुत बड़े-बड़े तोहफे आ रहे हैं, ठीक है ना? ऐसा कुछ आने लग गया, हॉस्पिटैलिटी देने लग गए हैं, आप अपने क्लाइंट को बोलते हैं मेरे घर आके रुकिए, अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आप लोग फ़ैमिलियरिटी थ्रेट में फँस रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा आपके क्लोज़ रिलेशनशिप क्या करता है? उसको थ्रेट को बढ़ाता है। फिर आता है इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन का मतलब होता है कि आपके ऊपर कहीं न कहीं दबाव बनाया जा रहा है, तो लाइक उसके ऊपर एडिक्वेट डिग्री ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। आपको क्या लेना है? थ्रेट ऑफ द रिप्लेसमेंट ओवर डिसएग्रीमेंट। अगर वो बोलते हैं कि अगर तूने डिसएग्री करा तो हम तेरे को क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे, ठीक है? या फिर हम आपकी फीस पूरी नहीं देंगे। अगर ऐसा कुछ भी होता है, हम आपके ऊपर कोई केस वगैरह कर देंगे। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपके ऊपर थ्रेट है, जो इंटिमिडेशन थ्रेट्स की तरफ बोलते हैं। तो आपको इस वाले टाइम पे ऑडिट छोड़ने का आपको लगता है तो आपको ऑडिट छोड़ देना चाहिए, वरना आपको लगता है बाउंड हो तो आप उसको अपनी रिपोर्ट में ले जाइए। मतलब इन थ्रेट के अंदर आपको उसके थ्रेट से निकलना ही पड़ेगा। आपको उसको जितना हो सके उसको क्या करना पड़ेगा? कम करना होता है थ्रेट्स को, ठीक है? आप एलिमिनेट पूरे नहीं कर सकते, बट ट्राई टू रिड्यूस इट, ठीक है? ये होता है हमारा पहले कौन सा थे? हमारे 5 तरह के थ्रेड थे, उनके बारे में एटलीस्ट एक-एक लाइन याद रखना, ताकि क्वेश्चन आ जाए तो कन्फ्यूजन ना हो। एक अच्छे लेवल का डिफरेंस सबके बारे में पता होना चाहिए, ताकि पेपर के अंदर कोई कन्फ्यूजन ना हो, यार कौन-सा लगेगा। इस वाली सिचुएशन में नहीं आना है, ठीक है? ध्यान रखना। फिर सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस। सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस क्या है? अब हमारे ऊपर हमने क्या पढ़े? थ्रेड थे। अब थ्रेड के लिए पूछ लिया उन्होंने कि भाई सेफगार्ड बता दो। अब सेफगार्ड के लिए क्या पढ़ेंगे? सेफगार्ड के अंदर उसने क्या बताया? इफेक्टिवली रिड्यूस थ्रेट टू द कंप्लाई विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल। आपको क्या करना है? इफेक्टिवली रिड्यूस करने हैं थ्रेट को, ताकि आप कंप्लाई कर पाएँ अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के साथ। क्योंकि एंड ऑफ द डे अब तो जो थ्रेट से हो क्या रहा है? आपके सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अफेक्ट हो रहे हैं। ऑब्जेक्टिविटी अफेक्ट होगी, आपका स्किल सेट अफेक्ट हो गया, और कहीं न कहीं आपकी इंटीग्रिटी अफेक्ट होगी। तो आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ही अफेक्ट होते हैं, आपको उनको बचा के रखना है। उसके लिए आप क्या करेंगे? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि आप किससे में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 ही बनता है वैसे ये कि क्या थ्रेट है और क्या उसका सेफगार्ड है, बट मैंने अलग-अलग कर दिया। हाई चांसेस है इसको अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है इसका। तो फॉलोइंग गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैव टू आर टू बी अप्लाइड। अगर आपने थ्रेट को कम करना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? यू शुड ऑलवेज बी अपीयर्स टू बी इंडिपेंडेंट। आपको सिंपल ध्यान में रखना है कि मुझे क्या करना है? मुझे इंडिपेंडेंट होकर ऑडिट करना है, मुझे अपना ऑडिट की क्वालिटी मेंटेन करके चलनी है। तो वो क्या करना है? फॉर द पब्लिक टू हैव कॉन्फिडेंस इन द क्वालिटी ऑफ द, आपको ध्यान में रखना चाहिए आप किसके लिए काम कर रहे हैं। आप वो स्टार्ट सोचिए, आपका स्टार्ट क्या है? पब्लिक है, आपने पब्लिक के अंदर काम करना है। अगर आपने पब्लिक के लिए काम
करना है तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होकर ही काम करना पड़ेगा। अगर आप इंडिपेंडेंट रहेंगे तो अपने आप आपके थ्रेट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि सारे थ्रेट लग किस पे रहे हैं, आपके इंडिपेंडेंस पे लग रहे हैं। तो पहला। दूसरा, ठीक है, ऑडिटर मस्ट कॉन्स्टिट्यूटली कंसीडर वेदर इट इन्वॉल्व्स थ्रेट टू हिज इंडिपेंडेंस। आपको कोई भी काम लेने से पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई कोई भी ऐसी चीज तो नहीं है जो मेरे को इंडिपेंडेंस के ऊपर मेरी थ्रेट देती हो। पहले आप पूछ लीजिए, अपनी ऑडिट टीम से पूछ ले भाई किसी का कोई लेना देना तो नहीं है कंपनी के साथ, फेमिलियरिटी थ्रेट तो नहीं है। खुद से देख लीजिए उसका कोई ऑडिट वगैरह वाला, हमारी ऑडिट का फॉर्म वगैरह वाला बंदा कोई पहले कंपनी में डायरेक्टर तो नहीं था। मतलब आपको पहले ही क्या कर लेना चाहिए, एक बार इंडिपेंडेंस चेक कर लेना चाहिए कि मैं कहीं से भी जुड़ा हुआ तो नहीं हूँ जिसका क्लाइंट का मेरे पास ऑडिट आया है। फिर तीसरा, अगर वो थ्रेट एग्जिस्ट करता है तो ऑडिटर शुड ईदर डिसिस्ट फ्रॉम द टास्क। अगर अगर थ्रेट है तो पहले बता आप क्या करिए, उसको आपको लगता है अरे यार ये तो इसका हमारे तो दो ऑडिटर हमारे उस कंपनी के साथ पर्सनली जुड़े हुए हैं, अगर ऐसा है तो आप पहले क्या करेंगे, आप उसको ना ही लेने की ट्राई करिए कि मैं उसे लूंगा ही नहीं टास्क को, और एलिमिनेट कर दिया। आपने बोलिए भाई आप दोनों इसका ऑडिट नहीं करेंगे बिकॉज आप लोगों का क्या है, क्योंकि देखो बड़ी पार्टनर्स वाली जो फर्म होती है, तो जो बड़ी पार्टनर्स वाली जो फर्म होती है ना, जिनके वो 7-8 ऑडिटर्स होते हैं, तो हो सकता है एक आधा ऑडिटर का क्या हो, इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, तो वो वाला ऑडिटर क्या नहीं करता, उसका उस फर्म का ऑडिटर कभी भी ऑडिट करने नहीं जाता, ना ही उस ऑडिट के अंदर रहता है। तो आप उस ऑडिटर को हटा दीजिए, मतलब आप उसे एलिमिनेट कर दीजिए, और उसकी जगह पे जो नई ऑडिटर जिनका कोई लेना देना नहीं है, उन ऑडिटर के साथ जाके आप काम कर लीजिए। तो ऐसे वाले केसेस में वो एलिमिनेट हो गया, मतलब आपने सेफगार्ड अप्लाई कर लिया और उसके बाद आपने उसका ऑडिट कर दिया। ठीक है। और लास्ट, इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू फुली इंप्लीमेंट क्रेडिबल, अगर ऑडिटर फुली इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है एडिक्वेट सेफगार्ड, देन ही मस्ट नॉट एक्सेप्ट द वर्क। अगर आपको लगता है कि नहीं यार अभी मेरे को स्टिल लग रहा है कि कहीं ना कहीं थ्रेट इन्वॉल्व है, तो उस वाले केस में आप क्या नहीं करेंगे, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उसको वहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है। गिव मी चलो, तो हमारे पास दो क्वेश्चन हो गए हमारे। पहले नंबर पे हमारे कौन कौन से थ्रेट आते हैं, 5 तरह के थ्रेट हो गए, और हमारे पास क्या होते हैं, सेफगार्ड कौन कौन से होते हैं। पहले नंबर पे आप क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट होने का पूरा पूरा ध्यान रखें। दूसरे नंबर पे आप पहले चेक करें कि क्या आपकी इंडिपेंडेंस के ऊपर पहले कोई थ्रेट है, बिफोर लेने से पहले तो अच्छा है आप एक बार चेक कर लें, अच्छे तरीके से सोच लें, समझ लें, पूछ लें सवाल जिसको भी करने हैं। फिर वो करने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ यार स्टिल थ्रेट एग्जिस्ट करता है, तो आप क्या कर सकते हैं, दो ऑप्शन है, आप उसे कम करने की ट्राई करिए, एलिमिनेट करने की ट्राई करिए, उसके ऊपर सेफगार्ड लगाने की ट्राई करिए, और उसे एक्सेप्टेबल लेवल पे लाने की ट्राई करिए कि हाँ यार इतना तो मैनेज हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो बहुत बढ़िया, अगर ऐसा नहीं हो सकता आपको लगता है फिर भी, तो उसके बाद आपको बेटर है कि आप उस ऑडिट को सेट करें ही ना, आप उसको छोड़ दीजिए। एज सिंपल एज दैट। फिर हमारे पास कंसेप्ट किसका आता है, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का कंसेप्ट आता है। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म क्या होता है, आप प्रोफेशनल स्केप्टिज्म के अंदर हमने वर्ड पढ़े थे, जो वर्ड लिखने बिल्कुल जरूरी है, उसका मतलब है एटीट्यूड। आपकी जब आपको एक ऐसा एटीट्यूड मेंटेन करना है जो किसका होना चाहिए, क्वेश्चनिंग माइंड का होना चाहिए, और बीइंग अलर्ट टू द कंडीशंस। आपको सिंपल सी बात है, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मतलब ही यही है कि आप ऐसे टाइम पे प्रोफेशनल स्केप्टिज्म लेके आते हैं जब आपको लगता है कि यार कहीं ना ये ऑडिट के अंदर मुझे जो चीज सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रही है इतनी सिंपल है नहीं, ठीक है ना, जलेबी की तरह बिल्कुल अंदर अंदर घुसी हुई है, तो मुझे उसको निकालना पड़ेगा ढूंढ के। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एटीट्यूड रखना पड़ेगा किसका, क्वेश्चनिंग माइंड का। आपको किसी भी बारे में डाउट लग रहा है जल्दी से क्वेश्चन पूछिए, क्लियर करिए। अलर्ट टू द कंडीशंस, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कंडीशंस। आपको लगता है जहां पे भी पॉसिबल मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। देखो याद रखना वर्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। पॉसिबल मिसस्टेटमेंट को समझाया था, 315 में बात कर रहा है, आपको स्टार्टिंग से ही शुरू करना है, क्योंकि वो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट ढूंढोगे तब जाके वो बाद में कहां पे कन्वर्ट हो पाएंगे, मटेरियल में कन्वर्ट हो पाएंगे। तो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स के लिए कि कभी कोई फ्रॉड और एरर से पॉसिबल तो नहीं है मिसस्टेटमेंट होना, कैसे पता चलेगा, जब आप क्वेश्चंस पूछेंगे, अलर्ट रहेंगे, तभी पता चलेगा। एंड अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द ऑडिट एविडेंस, और आपको क्या करना है, क्रिटिकली असेस करना है ऑडिट एविडेंसेस को। मतलब आपको जो अपना रिस्पॉन्स रेडी करना है 330 के अंदर, वो क्या करना चाहिए, क्रिटिकली असेस करना चाहिए, मतलब अच्छे तरीके से प्रोसीजर लगा के करना चाहिए। यहीं से शुरू हो जाता है प्रोफेशनल, बिल्कुल स्टार्ट से लगने लग जाता है, 315 से ही शुरू हो गया। ठीक है। इट सिग्निफिकेंट दैट द ऑडिटर हैज टू रिमेन अलर्ट फॉरएवर, आपको अलर्ट रहना है पूरा का पूरा, क्वेश्चनिंग माइंड रखनी है पूरा का पूरा, हर चीज को जहां पे बोल के चैलेंज करने की जरूरत है, मुझे आपको चैलेंज करना चाहिए। सामने से मैनेजमेंट से पूछिए कि लिख के दीजिए मुझे जो मैं सोच रहा हूँ ऐसा नहीं है, अगर आप बोल रहे हैं तो आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली सामने आपके लिए कुछ ना कुछ निकल के आ ही जाएगा। द ऑडिटर शैल प्लान एंड परफॉर्म एन ऑडिट विद द प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, आपको प्लान एंड परफॉर्म करना चाहिए ऑडिट विद द प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को, ताकि आप एक अच्छा ऑडिट कर पाए। उसका प्रोफेशनल स्केप्टिज्म इंक्लूड्स बीइंग अलर्ट टू। अब क्वेश्चन आ सकता है कि आपको किस किस एरिया के अंदर या किस तरीके से प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करके चलते हैं, अलर्ट रहते हैं, कुछ एग्जांपल्स दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, कैसे कैसे हो सकता है, ऑडिट एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स अदर ऑडिट एविडेंस। तो आपको कहां पे रहना पड़ता है, कब आपको जरूरत लगती है कि यार मुझे अलर्ट होना पड़ेगा, आपने एक ऑडिट एविडेंस लिया किसी प्रोसीजर को लगा के, आपने उसके लिए और उसको करने लगे थे, कोई और प्रोसीजर लगाया, दोनों से ऑडिट एविडेंस अलग अलग आ रहा है, मैनेजमेंट कुछ और बोल रही है, हो कुछ और रहा है, एक प्रोसीजर लगाया कुछ और रिजल्ट दिया, दूसरे प्रोसीजर कोई और रिजल्ट
दिया, अगर ऐसा कुछ हो गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो झोल है, तो आपको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है अगर आपका ऑडिट एविडेंस, तो आपको प्रोफेशनल स्केप्टिज्म में अलर्ट होने की जरूरत आ जाएगी। दूसरा, इन्फॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको कहीं पे भी आपकी जो रिलायबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अगर कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन आपके ऊपर क्वेश्चन ले आए, आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले जिसका आपको लगा यार ये तो इन्फॉर्मेशन ही मुझे गलत लग रही है, या तो मुझे ऐसा लग रहा है ये तो मुझे सही बता ही नहीं रहे, इसका मतलब मेरी इंक्वायरीज वगैरह का सही रिस्पॉन्स नहीं जा रहा है। अगर आपके ऊपर कोई भी क्या आता है, अगर कोई क्वेश्चनिंग आ जाए आपकी रिलायबिलिटी के ऊपर या आपके रिस्पॉन्सेज के ऊपर जो इंक्वायरी मिली है, तो आपको क्या होने की जरूरत है, अलर्ट होने की जरूरत है। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी सही नहीं लग रही, इसका मतलब आपको। फिर कंडीशंस ऐसी कोई दिख रही है आपको जो पॉसिबल फ्रॉड बोल रही है, सस्पेक्टेबल फ्रॉड या पॉसिबल फ्रॉड की तरफ लेके जा रही है कुछ कंडीशंस, इसका मतलब है अलर्ट हो जाइए, फ्रॉड मिलने के चांसेस है, मतलब पॉसिबल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस आपको नजर आ गए, तो इसका मतलब आप प्रोफेशनल स्केप्टिज्म में आ जाइए। और सर्कमस्टांसेस दैट सजेस्ट द नीड फॉर द ऑडिट प्रोसीजर इन एडिशन टू दोज रिकॉर्ड विद एसेस। जो एसेस वाले बताते हैं वो तो है ही है, लेकिन उसमें भी अपने आप में आपको क्या नहीं लग रहा, आपको लग रहा है उससे भी मैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट नहीं ले पाऊंगा, उसके लिए आपका काम क्या होगा, देन यू हैव टू गो विद द ऑडिट प्रोसीजर। आपको जो कुछ और क्या कर सकते हो आप, तो बेटर आप और अलर्ट हो जाइए और तरीके से सोचिए, क्योंकि आपके ऑडिट प्रोसीजर आपको सफिशिएंट नहीं लग रहे हैं, तो इसका मतलब आपको और अलर्ट होने की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको बाय हार्ट लर्न करने हैं बहुत अच्छे से अंदर तक, ठीक है, कि कहां-कहां केसेस के अंदर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म पिक्चर में आता है। जब ऑडिट एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट करे, पिक्चर में आ जाएगा। जब भी आपकी रिलायबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के ऊपर या इंक्वायरीज के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन मिले आपको जिसके ऊपर क्वेश्चनिंग उठे, आपका अलर्ट एटीट्यूड पिक्चर में आ जाएगा। जो भी कोई कंडीशन पॉसिबल, आपको कोई भी पॉसिबल मिसस्टेटमेंट नजर आए रिलेटेड टू फ्रॉड और एरर, आपका कहां से आ जाएगा, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म पिक्चर में आ जाएगा। और चौथा, जब आपको लगता है कि ऑडिट प्रोसीजर इटसेल्फ नहीं है, रिक्वायर्ड बाय एसएस वाले नहीं है, आपको एडिशन में कुछ करना पड़ेगा, तो इसका मतलब आपको अलर्ट होने की जरूरत पड़ने वाली है। उसके साथ में एक और प्यारा सा क्वेश्चन चलता है साथ में, जो आ सकता है, बिल्कुल तंग कर सकता है पेपर के अंदर, वो क्या है, मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिज्म थ्रू आउट द ऑडिट इज नेसेसरी इफ द ऑडिटर इज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ। अगर आपने मेंटेन करके क्यों चलना है भाई, क्वेश्चन तो पूछो। ऊपर तो आपने बताया प्रोफेशनल स्केप्टिज्म कब लगाना पड़ेगा, इन 4 केसेस में लगाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आएगा, देखो क्वेश्चन क्वेश्चन समझना, पेपर के अंदर आंसर आता होता है, हम क्वेश्चन गलत रीड कर लेते हैं। ऊपर वाला कब लिखेंगे, जब वो पूछेगा प्रोफेशनल स्केप्टिज्म आपको कहां-कहां पे लाना पड़ेगा पिक्चर के अंदर। थ्रू आउट ऑडिट आता है, बिल्कुल आता है, बट कहां-कहां पे लाना पड़ेगा, तो वहां 4 केसेस के अंदर तो लाना ही पड़ेगा। और अब वो क्या पूछ रहे हैं कि उसकी वजह से आप लाओगे, अगर थ्रू आउट ऑडिट करते हो, तो उससे क्या हो रहा है, रिड्यूस क्या कर रहा है वो रिस्क। भाई पूरा साल ऑडिट लगे जा रहे, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन कर रखा है, उससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो ये आपसे इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, बेनिफिट पूछ रहा है उसकी, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल मिल रहा है। क्या, ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, वो क्या रिस्क रिड्यूस कर देता है, रिस्क ऑफ, आपका रिस्क रिड्यूस हो जाता है उससे। किसका, आप कोई भी अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस को क्या नहीं करोगे, कभी ओवरलुक नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि आपको कुछ भी टेढ़ा मिलेगा तो आप क्वेश्चनिंग माइंड में चले जाओगे, अलर्ट हो जाओगे। इससे क्या होता है, रिस्क कम हो जाता है, कोई भी अनयूजुअल सर्कमस्टांस ओवरलुक नहीं होगा, पहले नंबर पे। दूसरा, आप ओवर जर्नलाइज नहीं करोगे कोई भी कंक्लूजन या ऑब्जर्वेशन को। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप डेफिनिटली ऑडिट एविडेंसेस के लिए तो काम करते हो, प्रोफेशनल स्टेटमेंट लाते कब हो, जब ऑडिट एविडेंसेस को आपको लेके आना होता है पिक्चर के अंदर। ऊपर हमने यही तो पढ़ा कि ऑडिट एविडेंस के लिए कहीं भी कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा, तो इसलिए कभी भी आप जो भी कंक्लूजन आता है उसको कभी भी जनरलाइज नहीं करते, मैच करके देखते हो, अच्छा ये सही कह रहा है, ये भी कह रहा है, सेम कह रहे हैं दोनों तो बढ़िया, नहीं कह रहे सेम तो अलर्ट हो जाओ, तो इसलिए वो भी रिड्यूस हो जाएगा रिस्क। और तीसरा, यूजिंग इनएप्रोप्रिएट एजम्पशंस, आप यूजुअली क्या नहीं कर पाओगे, उसकी वजह से आपकी इनएप्रोप्रिएट एजम्पशंस भी नहीं हो पाएंगी इन डिटरमाइन करने के लिए कि नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट क्या लेना है मैंने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, क्योंकि आपने जब इतने अच्छे से, देखो आपने 315 से शुरू कर दिया जब लगाना प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, तो डेफिनेटली क्या नहीं होने वाला, आपका नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप वो बिल्कुल सही चूज करोगे, जितना आपको लगता है अच्छा, उतना अच्छा आप क्या बनाओगे, अपना नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट बनाओगे ऑडिट प्रोसीजर का, और उसी वजह से आपके रिजल्ट भी वैल्यूएट हो जाएंगे बढ़िया तरीके से। तो इसलिए प्रोफेशनल स्केप्टिज्म करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल सकता है, बेनिफिट बता दो, इंपॉर्टेंस बता दो, हाउ इट इज हेल्पफुल टू द ऑडिटर, और ऐसा भी मिल सकता है कि वो कौन से रिस्क को रिड्यूस करता है। तो 3 रिस्क को याद रखना, वो अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस को ओवरलुक करने में वो ओवरलुक नहीं करने देता, ओवर जनरलाइज नहीं करने देता, और इनएप्रोप्रिएट असम्पशंस पे नहीं आने देता। ये 3 क्या है इसके बेनिफिट है। ठीक है, तो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म में जो वर्ड्स मार्क हैं, बस उतना उतना एक पॉइंट बन रहा है, थोड़ा बहुत याद रखने के लिए। अगर आपको और मैटर चाहिए, जैसे कि क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म क्या करता है, क्रिटिकल असेसमेंट करके देता है आपको ऑडिट एविडेंस की अच्छे तरीके से। फिर सस्पेक्टेबिलिटी टू द फ्रॉड, आपको कहीं भी सस्पेक्टेबल टू द फ्रॉड रखता है, तो पिक्चर में क्या आ जाता है, हमारे पास सपोर्ट करने के लिए प्रोफेशनल स्केप्टिज्म आ जाता है। रिलायबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन, ऑर्डर की कंसीडर है कि भाई वो रिलायबल करे इन्फॉर्मेशन के ऊपर, तो हमेशा रिलायबिलिटी तो इन्फॉर्मेशन के केसेस में आपको कहीं पे भी लगेगा ऐसा नहीं है, तो वहां पे कौन आ जाएगा, प्रोफेशनल स्क्रिप्टिंग आ जाएगा, आपको अलर्ट होने की जरूरत है। और आपके पास्ट एक्सपीरियंस से भी ऑर्डर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डिसरिगार्ड पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट। आप कहीं से भी क्या नहीं करोगे, आपको पता होता है, आपने पिछले साल ऑडिट करा कि मैनेजमेंट कितना सच बोलती है, कितना झूठ बोलती है, उससे भी आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कहाँ पे आपको मेंटेन करके चलना है अपना प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। आपको पता है ये झूठ बोलते हैं बात बात में, तो आप हमेशा स्टार्टिंग से ही क्या करोगे, अच्छे तरीके से प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को मेंटेन करके चलोगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक हो जाता है जो बनता है, जिसके अंदर हमारे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, एग्जांपल बता दीजिए प्रोफेशनल स्केप्टिज्म कहाँ-कहाँ पे लगता है, और दूसरा, उसके क्या बेनिफिट है या वो कौन से रिस्क को रिड्यूस करता है। तो ये 2 बेनिफिट्स बता दोगे तो हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है यहाँ पे, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। चलिए,
उसके बाद हमारे पास आता है 210 का स्टैंडर्ड हमारे पास पिक्चर में आ गए। अभी तक हमने एथिक्स की बात कर ली, खत्म होगी, इतनी एथिक्स की बात थी। अब आता है हमारे पास 2 स्टैंडर्ड पढ़ेंगे 210 और 220 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एसए 210। बिल्कुल सिंपल स्टैंडर्ड है, बच्चों वाला स्टैंडर्ड है, ज्यादा मेहनत वाला स्टैंडर्ड नहीं है। बिल्कुल सिंपल है। क्या बोलता है एसए 210? बोलता है कि देखो जी, आप जब आपके पास क्लाइंट आके बैठा, आपने क्लाइंट का काम लेना है या नहीं लेना, जो एक्सेप्टेंस आपने करनी होती है वो 210 के अंदर डिसाइड होती है। पहले आप एक्सेप्टेंस के लिए उन्हें कंडीशंस रख दो अपने सामने। बिल्कुल शादी ब्याह की बात हो रही है, सामने आके आपके लड़की वाले आए हुए हैं आपका हाथ मांगने के लिए। सबसे पहले क्या होंगी? सबसे पहले कंडीशन डिसाइड होंगी कि हाँ जी भाई, मेरी लड़की को खुश रखोगे या नहीं रखोगे, ये करोगे, वो करोगे, वो करोगे, वो सब हो गया। दोनों फैमिलीज हैप्पी हैं, बढ़िया है सब कुछ। तो क्या कर दो एंगेजमेंट लेटर साइन कर दो, बोलो जी रोका करके फाइनल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वही वाला काम यहाँ पे करना है। क्लाइंट आया, बोल रहा है भाई मुझे ऑडिट करवाना है, क्या आप कर दोगे? मैं कहूंगा सर मेरी कुछ कंडीशन है, मान जाओगे तो कर दूंगा। वो बोल रहा है बता दीजिए, तो मैंने कहा बता देता हूँ सर। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले तो मेरा ऑब्जेक्टिव आता है कि मैं 210 लगाता क्यों? 210 मैं इसलिए लगाता हूँ ताकि पहले मैं एस्टैब्लिश कर पाऊँ क्या, कि प्री कंडीशंस प्रेजेंट होनी चाहिए भाई ऑडिट की। क्योंकि ऑडिट की प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं होगी तो कभी भी ऑडिट सही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्लाइंट बोलेगा ये तो हमारी बात ही नहीं हुई थी, ये तो हमने डिसाइड ही नहीं किया था, ये तो ऐसे नहीं करना था, इतने सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो बेटर है पहले ही डिसाइड कर लो क्या करने वाले हो, एंड कंफर्मिंग दैट देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। और आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए। क्लाइंट को भी लगना चाहिए हाँ सर ऐसा ही होना चाहिए ऑडिट, आपको भी लगना चाहिए हाँ सर ऐसा ही हमें करना चाहिए ऑडिट। जब दोनों की अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी तो डेफिनेटली एक अच्छा ऑडिट होगा। क्योंकि आपको क्या चाहिए? नीचे आएगा भी दादा, दादा बोलेगा ऊपर जो तुमने करा मुझे लेना देना नहीं है, ऊपर के अंदर क्वालिटी ऐड कर लो। नीचे 220 आने वाला है ना, वो यही बोलेगा। वो बोलेगा तुमने ऊपर पूरे 210 के अंदर क्वालिटी की बात नहीं करी, बोला कंडीशन होनी चाहिए, बोला प्री कंडीशन होनी चाहिए, बोल रहे हो एक अच्छा काम करोगे। अरे अच्छा काम तो तब करोगे ना जब क्वालिटी की बात करोगे। तो इसलिए 220 की जरूरत पड़ी। जो 210 ने बोला कहीं पे भी क्वालिटी की बात नहीं करी, यहीं पे लिख देते क्वालिटी ऑडिट करने की जरूरत है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग होगी तो 220 के आने की जरूरत ही ना पड़ती। बट ठीक है, अब तो आ गया। तो 210 ने क्या बोला? प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट क्या है हमारे पास? यूज्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ एन एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हम यहीं से पढ़ लेते हैं। इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश वेदर द प्री कंडीशंस आर प्रेजेंट, ऑडिटर शेल। आपको देखना है कि क्या प्री कंडीशन प्रेजेंट है या नहीं है। सर कौन कौन सी प्री कंडीशन होनी चाहिए? पहले नंबर पे आपको डिटरमाइन करना है सिंपल सा क्या, कि AFRF एक्सेप्टेबल है या नहीं है। भाई आपकी जो बैलेंस शीट है वो AFRF के हिसाब से है ना? पॉलिसीज फॉलो करते हो, एस्टीमेट फॉलो करते हो? कहेंगे सर करते हैं। डिस्क्लोजर देते हो? कहते हो तो देते हैं। इन्फॉर्मेशन सारी सही देते हो? देते हैं सर। टर्मिनोलॉजी सही यूज करते हो? बैलेंस शीट, पीएनएल यही नाम देते हो? यही नाम देते हैं सर। पांच पांच भूलना मत। AFRF में क्या आती है चीजें? 5 चीजें आती हैं। एपी, एडी, ए। एपी क्या होता है? पॉलिसीज। उसके बाद एडी क्या होता है? अकाउंटिंग डिस्क्लोजर। ए क्या होता है? एस्टिमेट। आई क्या होता है? इन्फॉर्मेशन। टी क्या होता है? टर्मिनोलॉजीज। ये 5 चीजें आप भी सेम फॉलो करते हो? क्योंकि मैं इसी का ऑडिट करता हूँ। हाँ सर करता हूँ। पहला पॉइंट डन हो गया। दूसरा, ऑब्टेन करेंगे क्या? एग्रीमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। आप उनसे एग्रीमेंट, भाई मैं आपको एक एग्रीमेंट सब दे रहा हूँ, आपको इसे क्या करना पड़ेगा? एक्नॉलेज करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। मैनेजमेंट बोलेगी सर मैं कर दूंगा, इसके अंदर है क्या? मैं कहूंगा सर मैं बताता हूँ। पहले नंबर मैंने उनको एक एग्रीमेंट लिखा, उनके सामने आगे कर दिया येलो टेबल के ऊपर। उसके अंदर वो क्या लिखा हुआ है? हे मैनेजमेंट आप एक्नॉलेज और अंडरस्टैंड करो। दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्नॉलेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। कि भाई आप एक्नॉलेज कर रहे हो कि हाँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि हाँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, करने को तैयार हो। अब मैं बताता हूँ कौन सी वाली। उसके अंदर क्या क्या लिखा होगा एग्रीमेंट के अंदर? पहला, कि आप जो भी मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, वो आप करके देंगे, AFRF के हिसाब से करके देंगे और फेयर प्रेजेंटेशन से करके देंगे। वो बोल रहे हैं ठीक है सर समझ गए। तो ए एंड यू, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड कौन से हैं? एक्नॉलेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी ड्यूटी रहती है? मैनेजमेंट की। किसके बेसिस पे करेंगे? AFRF के बेसिस पे करेंगे, प्लस फेयर प्रेजेंटेशन के बेसिस पे हमारे पास होनी चाहिए। क्योंकि मैनेजमेंट कहेगी ठीक है सर ये कंडीशन तो एक्सेप्टेबल है। सेकंड, आप बोल के देंगे कि सारे इंटरनल कंट्रोल जो मैनेजमेंट को लगता है नेसेसरी थे, जो भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए जो होने चाहिए थे, वो आपने इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हो, सही तरीके से डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन करे होंगे, ये भी आप मुझे लिख के देंगे, ताकि उससे मैं ये जज कर पाऊंगा या ये सोच पाऊंगा क्या, कि जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे मिलने वाली है वो प्रॉपर फ्री है फ्रॉम द मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। आप मान के चल रहे हो तो बताइए। मैंने बोला कि हाँ सर हमने प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल फॉलो करते हैं, हमारा बहुत अच्छा इंटरनल कंट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पूरे इंटरनल कंट्रोल लगे हुए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले भी लगे हुए हैं। मैं कहूंगा बहुत बढ़िया, दूसरी भी एक्सेप्ट कर लिया आपने। और तीसरा मैं बोलूंगा कि तीसरा सर इसलिए जरूरी है क्योंकि एक टाइम पे ऐसा जरूर आएगा जब मुझे कुछ चाहिए होगा और आप नहीं दोगे, या हम एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे जहां पे ऑडिट आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उसके लिए आज ही पहले क्या कर लेते हैं, फैसला कर लेते हैं क्या, कि मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन का एक्सेस चाहिए, फिर आप बाद में मना नहीं करेंगे। डन सर। दूसरा, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए हो या आसे पास से वो भी लाके दोगे। डन सर। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस चाहिए, किसी बंदे से मुझे बात करनी है, इवन एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से भी कल जरूरत पड़ी सर तो आप मुझे करवाएंगे, और एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए मुझे आपकी डॉक्टर के पास जाना पड़ा तो आप मेरी मदद करेंगे उसके पास पहुंचने के लिए। मान रहे हो या नहीं मान रहे हो? कहेगा ठीक है सर आपके पास अनरिस्ट्रिक्टेड है, जो मर्जी करिए, मेरा एक अच्छा ऑडिट करके दीजिए, मुझे खुद जानना है मेरी कंपनी में कितनी प्रॉब्लम चल रही है। अगर वो इतना एक्साइटेड है तो आपका ऑडिट हमेशा अच्छा ही होगा। तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये हमारी प्री कंडीशन आ जाती है जो हमें लर्न करके चलनी है, भूलना नहीं है, इसको ऐसे ही लिखना है, एक भी वर्ड इधर उधर नहीं करना है। ठीक है, हाँ ऊपर ज्यादा बड़ी डेफिनेशन होती है तो एक्सेस टू ऑल द इन्फॉर्मेशन व्हिच ऑडिटर इज रिक्वायर्ड, उतना
उतना भी लिखोगे तो चल जाएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है पूरा का पूरा, ये हमारी हो जाती है प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट। एएफआरएफ वाला पहला पॉइंट है कि एक्सेप्टेबल होना चाहिए। गलती मत कर देना, लोग क्या करते हैं ये वाले दोनों पॉइंट को एक पॉइंट कर देते हैं, ये एक्सेप्टेबल और ये प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एएफआरएफ, इसको एक पॉइंट बना देते हो आप लोग। ऐसा नहीं है, पहले वाले पे लिखा हुआ है कि पहले वो कंफर्म कर रहे हैं कि आपने जो बनाया सब कुछ वो एएफआरएफ एक्सेप्टेबल वाला फॉलो करते हो या नहीं करते हो। फिर दूसरे में कह रहे हैं कि अब जो मुझे बना के दोगे वो एज पर एएफआरएफ भी दोगे, रेलेवेंट वेदर देयर फेयर प्रेजेंटेशन, साथ में फेयर प्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए उसकी। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, एक पॉइंट मत बना देना उसका, दो पॉइंट है। चलिए उसके बाद आते हैं नीचे, एग्रीमेंट ऑन द ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स। अब बात आती है सर ऊपर, जब हमने ऑलरेडी सारा कुछ डिसाइड कर लिया, सामने वाला इतना एक्साइटेड है, वो मान गया, वो कह रहा है सर मैं रेडी हूं, मैंने आपका एग्रीमेंट भी साइन कर दिया, बताओ क्या करना है। मैं कहूंगा सर अब अपने एग्रीमेंट तो साइन कर दिए, प्री कंडीशंस तो हो गई हैं, अब हमें ऑडिट में जुड़ने के लिए एक ऐलान तो करना पड़ेगा ना। ऐलान का मतलब है कि हम दोनों मार्केट में तो बोल पाएंगे ना, हाँ भाई मैं आपकी कंपनी का ऑडिट करने वाला हूं। तो कहेगा सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे आपको एईएल साइन करनी पड़ेगी, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के साथ जुड़ना पड़ेगा, हमें एक रिटन एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि मैं आपको ऑडिट करने वाला हूं, आप मुझसे ऑडिट करवाने वाले हो। वो कहेगा ठीक है सर करवा लीजिए। उसके अंदर क्या क्या आता है, वो कहेगा मैं तेरे को ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के अंदर लिख के भी दूंगा। क्या वो लेटर क्या इंक्लूड करती है सर, वो लेटर इंक्लूड करती है कि मैं तेरे को बता के दूंगा कि भाई मेरा ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप कितना है, ताकि ऐसा ना हो कल तू कहे ये भी तो ऑडिट करके देना था आपने मुझे, मैं क्लियर कर दूंगा मैं कितना ऑडिट करने वाला हूं। इसके अलावा कुछ करना होगा तो एक्स्ट्रा फीस लगेगी, और वो मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं ये भी मैं बाद में डिसाइड करूंगा, ठीक है। जैसे हमारे जो अगर स्टैंडर्ड है जो आपके इंटर में नहीं है, कल आने वाले टाइम पे इसके साथ प्लस हो जाता है क्या, ऐसे 800 स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, 2400 रिलेटेड सर्विसेज, तो बहुत सारे एसआरएस एसआरईज ये सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो वो क्या है, वो इसके अलग है, तो इसको वो हमारे स्कोप में अभी नहीं आते जब हम ये बात कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप की बात होगी क्लियरली, ताकि आप हम दोनों को पता हो कितना काम करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी भी बताऊंगा कितना कुछ करूंगा, आपकी भी बता दूंगा उसके अंदर, ताकि कल किसी को प्रॉब्लम ना हो। और चौथे नंबर पे क्या करूंगा ये भी बता दूंगा कि एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी बता दूंगा, आइडेंटिफाई कर दूंगा कि हाँ भाई जो भी होने वाला है एज पर एएफआरएफ होने वाला है। और लास्ट में फॉर्म एंड कंटेंट क्या रहने वाली ऑडिट रिपोर्ट की, और ये भी बता दूंगा कि हो सकता है कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाए कि वो डिफर करे तो डिफर भी कर सकती है। ये भी मैं पहले क्लियरली करके चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है आप किसी और की रिपोर्ट देखो या बोलो सर पिछले साल की तो मेरी ऑडिट रिपोर्ट ऐसी नहीं दिखती थी, ऐसा हो सकता है कोई सर्कमस्टांसेस और कुछ आ जाए जिसकी वजह से मुझे डिफर करनी पड़े, तो वो डिफर भी कर सकती है। ये 5 चीजें मैं पहले ही क्या करता हूँ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में लिख के देता हूँ। बहुत हाई चांसेस है कि आपको 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा 4 नंबर का पेपर के अंदर, ठीक है। प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट प्री, और उसके बाद हमारा ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में कौन से 5 पॉइंट्स आते हैं, ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है, मिनिमम ये तो होता ही होता है, इसके अलावा बहुत कुछ होता है, पर ये होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इतना ही होता है, ऐसा नहीं है, इतना तो होता ही होता है, ये तो बेसिक है। इसके अलावा आपको जो भी लगता है वो भी ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एएफआरएफ के हिसाब से प्रिपेयर होगी, और लास्ट में फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और वो डिफर भी कर सकती है जैसे डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस के ऊपर। ये आप एक एग्जांपल आपको लगे तो आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। इस तरीके से ऑडिट एंगेजमेंट लेटर साइन होती है, जिसमें ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप के बारे में देखो बता दिया उसने, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दी ऑडिटर की कि मैं ऐसे के हिसाब से करूंगा, प्रॉपर एथिकल होके करूंगा, आइडेंटिफाई एंड असेस करूंगा रिस्क ऑफ मटेरियल, देखो पूरा 315 चिपका देगा, आइडेंटिफाई एंड असेस करूंगा रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट, अंडरस्टैंडिंग लूंगा इंटरनल कंट्रोल्स की, ठीक है ये करूंगा। उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसीज की वैल्यूएशन को चेक करूंगा, उसके बाद देखूंगा कि मैनेजमेंट यूज ऑफ द गोइंग कंसर्न है या नहीं है, बिल्कुल बेसिक पैरामीटर्स जो चेक करने होते हैं ये सारे इसने बता दी कि ये सारा मेरा काम है, और बता दिया प्रेजेंटेशन और ओवरऑल स्ट्रक्चर और कंटेंट के ऊपर भी काम करूंगा, वैसे ही बैलेंस शीट बना के दूंगा जैसी बननी चाहिए, प्रॉपर डिस्क्लोजर्स वगैरह होने चाहिए। इनहेरेंट लिमिटेशंस हो सकती हैं ऑडिट के अंदर जो अनअवॉइडेबल है, तो कुछ ना कुछ मेरा जो रिस्क रहेगा, नॉट डिटेक्ट करने का मतलब डिटेक्शन रिस्क की बात कर रहा है, कि वो पहले ही बता रहा है देखो कि हाई चांसेस है भाई, क्योंकि मेरे पास इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं, मैं सब कुछ नहीं चेक कर सकता, सैंपलिंग बेसिस पे काम करता हूं, ये क्लियरली बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है इनहेरेंट लिमिटेशंस भी होती हैं भाई, ध्यान रखना 100% नहीं चेकिंग हो पाई, रीजनेबल एश्योरेंस दूंगा, एब्सोल्यूट नहीं दूंगा। फिर मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी आ गई, ये क्या आती है, ये प्री कंडीशंस दी आती है, सेम सेम रिपीट कर देना, प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट यहाँ पे वही लिखनी है। और उसके बाद फीस की बात होती है, मेरी फीस कितनी होगी पहले से डिसाइड हो जाती है, रिपोर्टिंग में किस तरीके से करने वाला हूँ, 31 मार्च का रिपोर्ट करूंगा, बैलेंस शीट की रिपोर्ट करूंगा, पीएनएल की रिपोर्ट करूंगा, कैश फ्लो की रिपोर्ट करूंगा, टर्मिनोलॉजीज की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये तीनों यहाँ पे वर्ड आ जाएंगे, और आपके नीचे बन जाती है, नीचे आपका ऑडिटर का नाम आ गया और आपके साइन आ गए। ये आपकी क्या होती है ऑडिटिंग में, पेपर के अंदर आ सकती है छोटी सी की डिस्क्राइब कर दो, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बना के दिखा दो, छोटी सी तो बना देना, ठीक है, ज्यादा कुछ मत करना, सिर्फ पॉइंटर्स लिख देना। पहले नंबर पे कैसे स्टार्ट करोगे, कंपनी ऑडिटर के नाम से ये वाला जो है पीजे आंसर मिला तो एससीएस एंड देन कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट कर दिया, इधर वाली साइड में डेट दे दी, उसके बाद में दे किसको दे रहे हो बना के, डायरेक्टर को दोगे, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगी, छोटा बंदा तो सिंगल बंदा होगा, उसको दे देना उसी कंपनी के नाम पे। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप में लिख देना कि हम सिर्फ 3 टर्मिनोलॉजीज का ऑडिट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव में, सो हम क्या जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वो कैसे होगा, एसएस के हिसाब से करने वाले हैं, फ्रॉड और एरर्स नहीं होने चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए करने वाले हैं। इतना लिख के ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, ऑब्जेक्टिव और स्कोप खत्म हो गया। स्कोप में क्या था, 3 चीजें, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, दैट्स इट, दैट्स माय स्कोप इंक्लूडिंग द नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है, वो मेरा स्कोप था। ऑब्जेक्टिव कि मैं ऐसे के हिसाब से करने वाला हूं और सही तरीके से इंडिपेंडेंट होकर करने वाला हूं, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्लियर है, डन।
उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर क्या होगा, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा काम होगा आइडेंटिफाई एंड असेस करना कि मैं सारे के सारे रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ढूंढूंगा, उसके ऊपर अपना आगे बढ़ूंगा। दूसरे नंबर पे अंडरस्टैंडिंग लूंगा इंटरनल कंट्रोल्स की। तीसरे नंबर पे अकाउंटिंग पॉलिसीज को सही तरीके से इवैल्यूएट करूंगा। चौथे नंबर पे गोइंग कंसर्न असेसमेंट को चेक करूंगा। और पांचवे नंबर पे प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर के ऊपर काम करूंगा, जैसे रिपोर्ट चाहिए वैसे रिपोर्ट बना के दूंगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। नीचे एक क्लॉज दे दिया, इनहेरेंट लिमिटेशन होने की वजह से डिटेक्शन रिस्क होने के चांसेस भी पूरे पूरे एग्जिस्ट करते हैं। फिर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देना, जो ऊपर एक्सप्लेन करी थी हमने, वही वाली सारी की सारी बता देना। बाद में फीस और रिपोर्टिंग, फीस बता देना और बाद में बोल देना कि मैं रिपोर्ट करूंगा, वी विल रिपोर्ट। ऐसी रिपोर्ट होगी जो आपके इन तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी होगी बैलेंस शीट के अंदर, पीएनएल के अंदर और कैश फ्लो के अंदर। बात खत्म। ये मेरा क्या होता है, मेरी ऑडिट एंगेजमेंट लेटर होती है। एक बार ये बता दो यहां तक क्लियर है या नहीं है, जल्दी से। क्लियर है सबको? यस सर। याद वाला, समझ वाला नहीं, याद वाला, समझ वाला टाइम चला गया, याद वाला। यस सर। प्री कंडीशंस डन, ठीक है ना। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर डन, ऊपर थ्रेट टू इंडिपेंडेंस डन, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रोफेशनल स्केप्टिज्म में 2 क्वेश्चन डन। इतना याद कर लिया तो पेपर के लिए हमारे 6 नंबर ऑलमोस्ट पक्के हो चुके हैं। चलिए, उसके बाद ज्यादा नहीं है लर्न करने वाला, सिर्फ और सिर्फ देखने वाला, सुनने वाला। एक बार याद सुन लो, दोबारा नहीं पढ़ना है। क्या व्हाट हैपन इफ प्री कंडीशन फॉर द ऑडिट आर नॉट प्रेजेंट? अगर वो कह रहा है प्री कंडीशन ऑडिट की प्रेजेंट नहीं है, तो जाके एक बार डिस्कस कर लीजिए विद द मैनेजमेंट के साथ कि भाई प्री कंडीशन वगैरह प्रेजेंट नहीं है, तो आप पहले क्या करेंगे, मैनेजमेंट का डिस्कस करेंगे। अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं होंगी, ना होने का क्या मतलब होता है, जो ऊपर था प्री कंडीशन वाला उसको उल्टा लिख देना है। क्या पहले ऊपर लिखा था कि एएफआरएफ एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यहाँ पे लिख दो अनएक्सेप्टेबल हुआ, तो इसका मतलब प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है। ऊपर क्या लिखा था हमारे को कि हमारे को क्या होना चाहिए, वो एक्नॉलेज और अंडरस्टैंड करनी चाहिए, आप लिख दो कि एक्नॉलेज और अंडरस्टैंड नहीं कर रही है और एएफआरएफ के हिसाब से बैलेंस शीट नहीं बना के दे रही है हमारे को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है। तो क्या याद करना है? नहीं सर, बस प्री कंडीशन प्रेजेंट ना होने का मतलब है जो प्री कंडीशन होना उसका रिवर्स लिख देना। फिर लिमिटेशन, अगर आपकी लिमिटेशन लगाई जाती है स्कोप प्रायर टू द ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, भाई पहले ही लिमिटेशन लगाने लग गया, वो आया था ऑडिट करवाने और पहली क्लॉज ऐड कर रहा है साथ में, ये नहीं दिखाऊंगा, ये भी नहीं दिखाऊंगा, ये भी नहीं दिखाऊंगा। बोलो ऑडिट करोगे? अगर ऐसा कह रहा है तो एक्सेप्ट ही मत करो एंगेजमेंट को, बोलो सर ऐसे नहीं होता ऑडिट, ठीक है। मेरी कंडीशन पे चलोगे, मेरे ऑफिस में आके बैठे हो, मैं आपके ऑफिस में आके नहीं बैठा हूं, ठीक है। तो इसलिए आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे अगर पहले ही प्रायर टू द ऑडिट आपको लिमिटेशंस मिल जाए तो। फिर एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, अगर वो कहता है कि आप एक्सेप्टेंस ऑफ द चेंज कर सकते हो इन द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, जो आपने ऊपर टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट डिसाइड करी थी, अगर उसके अंदर कोई चेंज बोले तो क्या आप एक्सेप्ट कर लोगे? आपको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सोच समझ के बनाई होगी, सबको ध्यान में रखते हुए तो बनाई होगी। चेंज क्यों करनी है? और चेंज करनी है तो पहले मुझे रीजनेबल जस्टिफिकेशन दो। वर्ड याद रखना, नोट एग्री, आपने एग्री नहीं करना है, और करना है तो नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन। आपको रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं होगी तो कभी भी एग्री नहीं करोगे। अब आता है रिक्वेस्ट फ्रॉम द एंटिटी टू चेंज द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट व्हेन रीजनेबल जस्टिफिकेशन एग्जिस्ट। अब वो कह रहा है सर देखो, एंटिटी बोल रही है कि सर हमारे पास रीजनेबल जस्टिफिकेशन है और हमें चेंज करना पड़ेगा। वो कह रहे सर ये सिचुएशन है मेरी, हमें करना पड़ेगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको लगता है चेंज इन द सर्कमस्टेंस आपको लगता है, तो कॉमन आंसर है इसके अंदर कि अगर आपको लगता है जस्टिफिकेशन सही है तो डेफिनेटली आप उसे चेंज करने के लिए जाएंगे। और उसके अंदर अगर मैंने कॉमन आंसर क्या लिखा हुआ है, कॉमन आंसर वही है कि अगर आपको लगता है ना कि यार नहीं काम कर रहा है, तो आप अपना विड्रॉ वाला केस देखिए कि विड्रॉ कर सकते हो तो विड्रॉ कर जाइए और अपनी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही मत करिए। सिंपल सी कहानी है, ज्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं लगाना है, इतना ही है, ठीक है। अगर वो कहीं भी लगता है कि आपको लगता है नहीं यार ये जो मेरी रीजनेबल, देखो मैनेजमेंट की तरफ से रीजनेबल जस्टिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि जस्टिफिकेशन है, रीजनेबल जस्टिफिकेशन आपको लगनी चाहिए। अगर मैनेजमेंट जो रीजन दे रही है, अगर आपको लगता है जस्टिफाई नहीं है और मैनेजमेंट कह रही है फिर हम आगे भी नहीं बढ़ने देंगे, उस वाले केस में आपको क्या मानोगे, आप लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट मानोगे इसको, और आप क्या कर जाओगे, एग्जिट कर जाओगे ऑडिट से। पहले आप क्या कर लीजिए, विड्रॉ कर लीजिए। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सेप्ट ही नहीं किया है तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो कभी भी एक्सेप्ट मत करिए, ठीक है। What should auditor consider before agreeing to the change the audit engagement to the engagement providing lower level of assurance? क्वेश्चन बनता है तो यहाँ बनता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब क्या हुआ है कि ऑडिटर को कंसीडर करना पड़ रहा है बिफोर एग्रीइंग टू द चेंज द ऑडिट एंगेजमेंट टू द एंगेजमेंट प्रोवाइडिंग लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। अब क्या कहानी है ये कि आपको कहीं ना कहीं क्या लगता है, ऑडिट एंगेजमेंट जब चेंज हो रही है ना, उसके चक्कर में जो लेवल ऑफ एश्योरेंस हो रही है वो इवन कम हो रही है। ज्यादा होती तो मैं करता खुशी से कि भाई लेवल ऑफ एश्योरेंस मेरी बढ़ रही है, बट यहाँ तो कह रहा है चेंज भी कर दो और लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस भी लोअर करने की बात कर रहा है। बहुत सोच समझ के ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, इस टाइम पे सोचना पड़ता है। तो वो कहानी कह रहा है कि व्हाट शुड ऑडिटर कंसीडर, कि भाई ऑडिटर क्या कंसीडर करेगा अगर ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो, ठीक है जी। अग्रेसिव सिचुएशन में तो क्या करेंगे, कन्वेज अ लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। अगर आपको लगता है ऑडिटर से रिक्वेस्ट टू चेंज द ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिटर को रिक्वेस्ट की गई है क्या कि हमें ऑडिट एंगेजमेंट को क्या करना है, चेंज करना है, और जो चेंज है ना वो क्या कर रहा है, आपको लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस दे रहा है। तो ऑडिटर कहेगा भाई देखो इतना कुछ है तो पहले तो रीजनेबल जस्टिफिकेशन लेके आओ इसकी, कैसा करना है तो करना क्यों है, ठीक है जी। वो ले आएंगे, मैनेजमेंट बोलेगी ठीक है सर ले आते हैं। अब उसके बाद मैं आल्सो नीड टू असेस एनी लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल इंप्लीकेशन ऑफ द चेंज। आपको देखना पड़ेगा क्या उसके अंदर कोई लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल इंप्लीकेशन आ रही है क्या। अब ऐसा कोई लॉ ने नहीं बोल दिया करने को, मैनेजमेंट भी बेचारी क्या करे, फिर तो ऑडिटर भी बेचारा क्या करे। तो आपको असेस करना पड़ेगा
पड़ेगा क्या कोई लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशन तो नहीं है ना इसके ऊपर करने के लिए, अगर है फिर तो करना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। बट हाँ, अगर वो नहीं है फिर भी सोचो, इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट देयर इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन, ऑडिटर को लगता है हाँ यार रीजनेबल जस्टिफिकेशन तो एग्जिस्ट करती है और कहीं ना कहीं उन्हें क्या करना पड़ेगा टू चेंज द ऑडिट एंगेजमेंट टू अ रिव्यू और रिलेटेड सर्विसेज। अब वो किसी ना किसी एरिया के अंदर आपको लगता है कि यार हाँ ये रिलेटेड सर्विसेज ऐड हो गई है या इसको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, उसके चक्कर में हमें टर्म्स हमारी चेंज करनी पड़ रही हैं। अगर ऐसे सिचुएशन में आप फंस जाओगे, however the work required to be performed in the report to be issued would be those appropriate to the revised engagement, और आपको लगता है क्या, the report to be issued would be those appropriate to the revised engagement, आपको रिपोर्ट इशू करनी पड़ेगी वो appropriately जो रिवाइज एंगेजमेंट होगी उसके बेसिस पे देनी पड़ेगी, मतलब आपका रिपोर्ट का स्कोप भी बढ़ गया है। तो उस वाले केस में वो क्वेश्चन पूछता है आपसे नीचे, इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजिंग द रीडर। अब बात वही है ना कि रीडर जो है बेचारा जो उसको देख रहा है वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार एंगेजमेंट में तो पहले ऐसा कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ था, ये तो एक्स्ट्रा कुछ लग रहा है। आप उसे कंफ्यूजन कैसे उसकी हटाएंगे, द रिपोर्ट ऑन द रिलेटेड सर्विसेज वुड नॉट इंक्लूड रेफरेंस टू। तो जो भी आप रिपोर्ट देने वाले हैं किसके ऊपर, रिलेटेड सर्विसेज के ऊपर, मतलब रिलेटेड सर्विसेज आपने बोला सर कोई रिलेटेड सर्विसेज ऐड करनी है, ठीक है, रिलेटेड सर्विसेज कहाँ आती है, जो हमारे अलग वाले दूसरे वाले स्टैंडर्ड्स आते हैं, अलग वाले जो हमारे टॉपिक में भी नहीं है उसकी बात कर रहा है। मान लीजिए आपने कोई एक्स्ट्रा काम दे दिया ऑडिट के साथ में, अब आपको वो करना पड़ रहा है, अब आपने बोला सर इसकी वजह से तुम्हारी टर्म्स भी चेंज हो जाएंगी, ये हमने ऐड नहीं किया था, क्या सर ऐड कर लो, फिर भाई ऐड तो कर लेते हैं। और उसके अंदर लेवल ऑफ एश्योरेंस का मतलब क्या है, लिमिटेड का मतलब है। कभी भी जो आप देखोगे, जैसे मैं अगर 2400 सीरीज में जाऊँ स्टैंडर्ड्स की, वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम प्रैक्टिशनर होते हैं और जिसके ऊपर भी हम वो देते हैं, साइन करते हैं, हम वहां पे क्या देते हैं, लिमिटेड एश्योरेंस देते हैं। ठीक है, हम कभी भी रीजनेबल भी नहीं देते, रीजनेबल से भी कम वाली एश्योरेंस होती है वहां पे, तो उसकी बात कर रहा है। एक ऐसी एंगेजमेंट है जहां पे लेवल ऑफ एश्योरेंस कम है, मतलब लिमिटेड एश्योरेंस है, रीजनेबल भी नहीं है। अब सोचो ऐसे वाले केस में रीडर बेचारा क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसको समझ नहीं आएगा कि भाई क्या हुआ, एक जगह पे रीजनेबल एश्योरेंस जा रही है, एक जगह पे लिमिटेड एश्योरेंस जा रही है। तो वो यही बोल रहा है आपसे कि रिपोर्ट ऑन द रिलेटेड सर्विसेज बट नॉट इंक्लूड रेफरेंस टू द ओरिजिनल। अब आपने जब रिलेटेड सर्विसेज की बात करनी है, उसकी रिपोर्ट देनी है, तो फिर पहले वाली रीजनेबल एश्योरेंस वाली एंगेजमेंट को लाने की जरूरत ही नहीं है पिक्चर में, उसे हटा ही दो। सिंपल है, वो यही बोल रहे हैं यहाँ पे करने को क्या, वो कह रहा है द ओरिजिनल एंगेजमेंट ऑडिट एंगेजमेंट का रेफरेंस ही मत दो, छोड़ दो, उसे हटा दो, पहले क्या बात हुई थी उसे भूल जाइए, ताकि अभी वाली जो रिसेंट चेंज हुआ है बस उसके ऊपर काम करिए, वही एंगेजमेंट पहुंचा दीजिए रीडर के लिए, ताकि उसको एक ही एंगेजमेंट देगी, अच्छा भाई लिमिटेड रिव्यू पे बात हुई है, लिमिटेड हमारी एंगेजमेंट सेट हुई है, उसके सामने क्लैरिटी रहेगी। तो यही काम करने को कह रहा है, ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट को रहने दो, भेजो ही मत। उसके अलावा एनी प्रोसीजर दैट मे हैव बीन परफॉर्म्ड इन द ओरिजिनल ऑडिट एक्सेप्ट द ऑडिट एंगेजमेंट इन द चेंज प्लान टू बी एंगेज। तो क्या कह रहा है, सिंपल, जो भी आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे थे ओरिजिनल के टाइम पे उसको छोड़ दो, जो भी आपने चेंज के लिए ऑडिट प्रोसीजर्स करे हैं बस उसको लाइट करके लिख दीजिए, क्योंकि अगर अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो अगर आप 2400 के अंदर जाएंगे तो वहां पे सारे ऑडिट प्रोसीजर लगाने की अथॉरिटी नहीं देता हमारे को, लिमिटेड एश्योरेंस है तो दो प्रोसीजर देता है, इंक्वायरी कर लो, एनालिटिकल प्रोसीजर, बस यही दो प्रोसीजर की अथॉरिटी देता है वो हमारे को स्टैंडर्ड। तो इसका मतलब आप ज्यादा नहीं कुछ कर सकते, एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो और साथ में एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हो। वही बोल रहा है कि यहाँ पे लिखो ही उतना जितना उसके लिए जरूरी है, सारा मत लिख के बताइए, सामने वाले को कंफ्यूज मत करिए, लिखिए इतने सारे प्रोसीजर होते हैं बट हम दो ही लगा पाएंगे, क्या जरूरत है, बोलो दो ही प्रोसीजर होते हैं। वही कह रहा है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर को ओरिजिनल को दिखाना ही नहीं है, दूसरे नंबर पे ऑडिट प्रोसीजर जो चेंज से रिलेटेड आपने करे हैं बिकॉज ऑफ द चेंज इन द और हमारी जो टर्म्स में चेंज आया है वही वाले प्रोसीजर को आप शो करेंगे, सिर्फ दूसरे वाले प्रोसीजर नहीं दिखाएंगे। दैट्स इट। तो ये आपको करना होता है और ये आपको रिटर्न में ले लेना होता है, वही द्वारा से एंगेजमेंट लेटर साइन होगी, एक नई एंगेजमेंट लेटर बनेगी, नई टर्म्स रिकॉर्ड होंगी, नया तरीके से ऑडिट होगा, वहां पे लिमिटेड एश्योरेंस दी जाएगी, पहले आप क्या कर रहे थे, हम अपना रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे थे। तो प्लीज बहुत अच्छे से याद रखना, पेपर के अंदर फंस सकता है, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, मार्क कर लो इसको, कौन सा वाला हमारा, खोपड़ी वाला, खोपड़ी वाला क्वेश्चन मार्क कर लो, पेपर सुबह सुबह देख के जाना ही जाना है। ऐसे वाला केस जहां पे आपको रिवाइज करनी पड़ रही है एंगेजमेंट और इवन जो आपकी एश्योरेंस है वो लोअर लेवल पे जा रही है, मतलब रीजनेबल एश्योरेंस से भी नीचे जा रही है, मतलब याद रखना सर ने बताया था ये फाइनल वाला केस है, फाइनल वाला केस है, SRS 2400 लगता है इसके अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे को एक थोड़ा सा रेफरेंस याद रखने के लिए कि फाइनल वाला केस है, इसके अंदर हमारे को कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूजन हटाने के लिए हम ओरिजिनल की बात ही नहीं करेंगे, ओरिजिनल प्रोसीजर्स की बात ही नहीं करेंगे, सिंपल है। ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट को भूल जाओ क्या हुई थी और अपने उसको भी भूल जाओ कौन से प्रोसीजर वहां पे लगाए थे, सिर्फ उतना याद रखो जितने प्रोसीजर यहाँ पे जरूरी है। चलिए जी, क्लियर है ये वाला, एक बार नहीं बता दो एक बारी, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा था, बता दो बता दो, हाँ आंसर जी सिंपल है, बताइए। क्लियर है सबको। यस जब भी सर। लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस पे जाना है तो ओरिजिनल को भूल जाना है, बात खत्म, जितना और उसके लिए जरूरी है, जो नई टर्म्स चेंज होंगी बस उतना काम करना है, बाकी काम नहीं करना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो अब आता है ये वाला वर्ड, ये रीड है, रीड करना क्यों है मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये रिकोर्स अवेलेबल, पेपर में हो सकता है आपको जो कुछ क्वेश्चन है वो थोड़ा सा तंग कर दे, वर्ड तंग कर दे कि भाई कौन से रिकोर्स अवेलेबल, आपको लगे ये कहां से आ गया, तो प्लीज वर्ड पे फोकस करना। रिकोर्स अवेलेबल टू द ऑडिटर इन सिचुएशन ऑफ अ नॉन एग्रीमेंट टू अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट एंड लैक ऑफ परमिशन फ्रॉम द मैनेजमेंट टू कंटिन्यू। वो सिंपल सी बात कर रहा है कि भाई ऐसा देखो, उन्होंने चेंज करने के लिए आपको बोला मैनेजमेंट ने, अब आप कह रहे हो मैं चेंज नहीं करूंगा और वो कह रहे हैं अगर तू चेंज नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़ने देंगे ऑडिट को। अब दोनों सिचुएशन फंस गई हैं, तो वो कह रहे हैं क्या रिकोर्स अवेलेबल है, ऑडिटर के पास कौन सा रास्ता अवेलेबल है जाने के
के लिए, तो हम कहेंगे बिल्कुल जेनरिक रास्ता अवेलेबल है। क्या अगर ऐसा लगता है आपको कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, मैनेजमेंट मान नहीं रही है, लिमिटेशन लगा रही है, तो विड्रॉ कर लीजिए अगर पॉसिबल है। लॉ रेगुलेशन से देख लीजिए कोई पॉसिबल है तो पहले नंबर पे विड्रॉ कर जाइए। अगर आपको लगता है अगर कोई लगता है ऑब्लिगेशन वगैरह है, तो आप ऑब्लिगेशन वगैरह के हिसाब से रिएक्ट करेंगे। जहां पे भी आपको लगता है जोन सी भी रेगुलेशन को बोल रही है, वहां पे आप प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करेंगे कि मेरे को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दे रहा है। जल्द से जल्द अगर कुछ भी नहीं होगा तो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ले जाइए और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देंगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये बिल्कुल जेनरिक वाला जो रास्ता है वो ये जेनरिक वाला रास्ता अवेलेबल है। हमेशा किसी भी सिचुएशन में फंस जाएंगे जहां पे लिमिटेशन लगे तो यही आंसर आता है, विड्रॉ कर लीजिए अगर पॉसिबल है तो लॉ रेगुलेशन में, अदरवाइज इफ देयर इज एनी ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रेक्चुअली अदरवाइज है अगर आपको, तो रिपोर्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस, तो आप उनको क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे कि भाई मेरे को ऑडिट करने नहीं दे रहे, ये उसके रीजंस है क्लियरली। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन रेकरिंग ऑडिट्स। अब रेकरिंग ऑडिट्स में ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में बहुत बार आ जाता है और अब 2010 से आ रहा है, ये आज से नहीं आ रहा है, कम से कम 10 से लेके आज तक के अटेम्प्ट में कम से कम 7-8 बार आया होगा। ठीक है, छठा हो गया था ना, हाँ छठा हो गया था। छठा इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता रहा हूँ, सिक्स क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेवंथ क्या है, सेवंथ बोला टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अगर आपने अब आया एक्चुअली में, जो ऊपर तक चल रहे थे कि भाई कब चेंज करेंगे, कब चेंज करेंगे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, तो अब बता रहे हैं कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेक करने का एक वक्त होता है। ऊपर अगर लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस आ रही होगी तब उसका अलग रिएक्शन है। अगर आप मुझे करने ही नहीं दे रहे हो और मेरे को टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में वो चेंज भी नहीं करनी है क्योंकि मुझे लगता है वो सही नहीं है, तो मैं नहीं करूंगा, विड्रॉ कर जाऊंगा। हाँ, लेकिन अगर रेकरिंग ऑडिट आप कर रहे हो, ठीक है, अब कोई, अब पहले आप एक कंपनी से जुड़े हुए 2 साल से, तीसरे साल का ऑडिट आया, अब आपको लगता है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वही है यार, 2 साल पहले साइन करी थी, लेकिन अब आया उसकी चेंज करने की जरूरत है। तो बोलेगा भाई क्यों भाई, आज तक तो बदला नहीं कुछ 2 साल में, अब क्या बदलना है? वो कहेगा सर कुछ हो गया, क्या हो गया? पहले नंबर पे हम मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, हमारा स्कोप वगैरह ना सर बढ़ गया, हमने कम स्कोप की बात करी थी। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप के अंदर अपनी क्या करते हैं, आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। एनी रिवाइज और स्पेशल टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, आपको लगता है कोई स्पेशल टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट के अंदर रिवीजन आ गई है या कुछ टर्म इंक्लूड करनी है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कुछ हमने ले लिया उसे इंक्लूड करना है, चेंज कर दीजिए। चेंज इन द सीनियर मैनेजमेंट, सर हमारी सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो गई है, कोई और पुराने लोग चले गए, नए लोग आ गए हैं, ठीक है नहीं। सिग्निफिकेंट चेंज इन द ओनरशिप, ओनरशिप के अंदर सिग्निफिकेंट चेंज आ गया है। सिग्निफिकेंट चेंज इन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस, सर हम पहले एक कंपनी होते थे, आज हम 4 कंपनी मर्ज हो गए हैं, चेंज कर लीजिए। चेंज इन द लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, सर पहले हमारे पास नॉन कंप्लायंसेस लगते नहीं थे, 3-4 रेगुलेशन के अब लगने लग गए हैं। ठीक है जी। चेंज इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, सर हमने ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को थोड़ा चेंज किया है, ठीक है, क्या पता स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में आ गए हो आप, ऐसा भी हो सकता है। और चेंज इन द अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, और हमारी अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में कुछ चेंज आ गया जिसकी वजह से हमें स्कोप चेंज करना पड़ेगा, हमें और भी रिपोर्ट चाहिए आपसे। ठीक है, तो ऐसा, इसका मतलब वो क्या कह रहा है, ये यहाँ पे हमारे को जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मुझे और एसआरएस वो 800 से लेके 3400 की सीरीज में भी जाना है, ये बता रहा है को फाइनल वाली सीरीज में जाना है। चेंज इन द अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, मेरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट चेंज आ गया, मैंने और कुछ भी ऐड कर लिया है। इन केसेस के अंदर आप क्या करते हैं, डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। हाँ, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, ये पढ़ के जाना, डोंट फॉरगेट टू राइट चेंज एंड सिग्निफिकेंट चेंज इन आंसर। सारे के सारे आंसर को चेंज मत लिख देना, सिग्निफिकेंट चेंज वर्ड का यूज करना ही करना है और गलत जगह पे नहीं करना है। सिर्फ ये 2 एरियाज हैं जहां पे सिग्निफिकेंट चेंज होता है, ओनरशिप बदल जाना इज अ सिग्निफिकेंट चेंज, साइज एंड नेचर का बढ़ जाना इज अ सिग्निफिकेंट चेंज, बाकी सारे चेंज चेंज होते हैं, बाकी सिर्फ इन दो को छोड़ के। तो पेपर के अंदर इन 2 वर्ड में गलती मत करना, सिग्निफिकेंट लिख के आना आगे, ठीक है जी। तो इसलिए ये ध्यान रखना, चेंज इन द ओनरशिप का मतलब होता है केएमपी बदल रहे हैं, सिग्निफिकेंट चेंज इन द ओनरशिप का मतलब होता है ओनर्स बदल रहे हैं, देयर इज अ डिफरेंस, राइट। तो सिग्निफिकेंट चेंज की बात कर रहा है आपको, केएमपी बदलने से कुछ नहीं हो रहा, अगर ओनर सेम है तो मेरी तो ओनर से बात हो रखी है, तो सोचो अगर आप लिखोगे तो गलत है वो आंसर। तो सिग्निफिकेंट चेंज ओनरशिप के अंदर, सिग्निफिकेंट चेंज नेचर एंड साइज के अंदर। अब नेचर एंड साइज के अंदर अगर मैं चेंज लिख दिया, चेंज का मतलब है सर ये डिपार्टमेंट को उठा के उधर कर दिया, 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। सिग्निफिकेंट चेंज का मतलब है ऐड कर लिया, मर्ज, एक्वायर करा है या डीलिस्ट करा है, कुछ ऐसा करा है। सिग्निफिकेंट समझो, इंपॉर्टेंस समझो वर्ड की, ठीक है, तो वो वाला लिख के आओगे तो आंसर सही बन जाएगा। चलिए, यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है कौन सा, हमारा एस मतलब 210 का स्टैंडर्ड। क्वेश्चन टोटल कितने हैं उसके अंदर से क्वेश्चन 7 निकल के आए हैं। 7 क्वेश्चन में हमारा एथिक्स प्लस हमारा एस 210, ये 2 हमारे पूरे पूरे खत्म हो जाते हैं टॉपिक्स। अब आता है सर ऑडिट क्वालिटी। सर ऑडिट क्वालिटी क्या बोलता है,